Jai Hind and Sai SSBians. I am Vashali. Talking about myself, I have been All India ranked 26 in CDS to 2018 and I had been helping you all in doing smart work. जिसमें मेरी एक एक वीडियो से बेहद क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज आई बिलीव इन वर्किंग स्मार्ट. आई मेक श्योर मैं जो तुम्हें कंटेंट दे रही हूँ उस पर मैं इतनी मेहनत करूँ, इतनी ज़्यादा मेहनत करूँ कि तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े. तो इस वीडियो की अगर मैं आपसे बात करूँ, इसमें 20 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपकी पूरी जीके की रिवीजन जो है वो कराऊंगी एंड सिर्फ वही टॉपिक्स कराऊंगी जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड एरियाज हैं एज पर टू योर सीडीएस एंड एनडीए एग्जाम. आई हैव मेड दिस वीडियो वाया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस जिसको आप भूल के भी मिस आउट नहीं करेंगे, एल्स यू विल रिग्रेट इन द लास्ट. इट विल हेल्प यू इन गेनिंग एक्स्ट्रा मार्क्स इन एग्जाम. जहां एक एक नंबर के लिए रैट रेस है, लोग एक एक नंबर से कट ऑफ मिस कर देते हैं. दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम वी आर टॉकिंग अबाउट. आफ्टर ऑल इट इज यूपीएससी. तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें? लेट्स बिगिन with our preparation, the last minute preparation. Coming to the first question, that is, image formed by concave mirror is real, inverted and same size की होनी चाहिए as object. ये कब होता है? इसको समझने के लिए पहले तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए. Let us discuss it a bit. तो आप एक बॉल समझने की कोशिश करें. यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है. अब इस बॉल का क्या किया मैंने इसको सेंटर से बिल्कुल कट कर दिया. कट किया और सेंटर से कट करने के बाद यह क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. मैंने इसे बाहर की तरफ से क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया. बाहर से जब मैंने इसे पॉलिश किया तो क्या देखा कि जो अंदर वाला साइड है ये क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड बन गया. अगर अंदर वाला साइड रिफ्लेक्टिंग है, ये आप देख रहे हो केव जैसा सा है दिखने में, केव वाला एरिया है ना. सो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया कॉनकेव मिरर, ठीक है. वेयर एज मैंने दूसरी जो चीज़ की, मैंने इसमें अंदर की तरफ से इसे पॉलिश कर दिया, है ना. और इस बार क्या देखने को मिला मुझे कि जब मैंने ऐसा किया तो ये बाहर वाला जो साइड था ये वाला बन गया रिफ्लेक्टिंग साइड. तो यहाँ पर अब कोई खड़ा है इंसान, वो अपने आप को देख रहा है, तो क्या होगा, समझ आई. सो ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया. अब आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब कॉनकेव मिरर होता है तो जिस साइड ऑब्जेक्ट खड़ा होता है उसी साइड फोकस और उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है. लेकिन कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ ही कहीं पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा होगा. सो ये दोनों डिफरेंस आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स में देखते हो. अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. और इसको हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ऐसा क्यों. तो आपको पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस काफ़ी सेम है. और यहाँ पर कॉन्वेक्स जो मिरर है ये कॉनकेव लेंस की तरह, मतलब ऑलमोस्ट इनकी सेम तरीके के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे. सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड वन सो दैट आप दूसरी चीज़ लेंस आप खुद से कर पाएंगे. अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर रखा मैंने कॉनकेव मिरर. तो कॉनकेव मिरर मैंने रखा एंड कॉनकेव मिरर के साथ मैंने क्या किया कि अब मैं आपको ऑब्जेक्ट समझाती जाऊंगी, ठीक है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फोकस था, यहाँ पे क्या था, आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर था. मैंने क्या किया, मैंने अपनी एक ऑब्जेक्ट उठाया. ऑब्जेक्ट को मैंने एक को तो इनफाइनाइट रखा, बहुत ही दूर, साइज सेम है इस ऑब्जेक्ट का. फिर मैंने इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर और जहाँ इनफाइनाइट था वहाँ पे रखा, उसके बीच में. उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया. फिर मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे रखा, के बीच में रखा. फिर मैंने फोकस पे रखा. अब जब इमेज बननी शुरू हुई तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब ऑब्जेक्ट रखा था इनफाइनाइट पे तो फोकस पे एक बहुत ही छोटी सी डिमिनिश्ड सी इमेज बनती गई. और ये इस तरफ जो थी, जैसे जैसे मैं आगे इस तरफ बढ़ रही थी ऑब्जेक्ट को रखने में, तो इमेज पीछे की तरफ मूव होती जा रही थी. जब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा तो मैंने नोटिस किया कि छोटा सा, मतलब कंपैरेटिवली इस, अगर ये 2 सेंटीमीटर का बन रहा था तो ये कहीं 1 या 0.5 सेंटीमीटर का बन रहा था, तो कंपैरेटिवली छोटा ही साइज था. वेयर एज जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, दोनों की हाइट सेम हो गई. वेयर एज जब मैंने इसको यहाँ पर रखा एट दिस पोजिशन दैट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो ये जो साइज था ये बहुत बड़ा हो गया. और जब मैंने फोकस पे रखा तो और भी ज़्यादा बड़ा होने लगा, इनफाइनाइट पे बना एंड बहुत ही बड़ा बना, हाईली इनलार्ज्ड बना. सो ये चीज़ नोटिस की तो आपको समझ आ गई एंड आई होप आपको ये साथ के साथ याद भी हो गई होगी. एंड एक और चीज़, जब हम कभी भी पी और एफ के बीच में रखते हैं तो बिहाइंड द मिरर बनेगी एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी. यहाँ पर क्या हो रहा था, आपने देखा ना, इमेज जो थी उल्टी बन रही थी, इट वॉज नॉट इरेक्ट इमेज, ठीक है, रियल थी और
इन्वर्टेड थी, यहाँ पे क्या होगा, पीछे कहीं जाके इमेज बनेगी, वो रियल भी नहीं होगी, मतलब वो वर्चुअल होगी और वो इरेक्ट होगी, बिकॉज इसमें नीचे बन रही थी, वहाँ पे इमेज कैसे बनेगी, सीधी बनेगी बिल्कुल। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। वेयर एज कॉन्वेक्स में ना सिर्फ दो ही चीज़ होती है, दैट इज इनफाइनाइट पे रखा है या फिर इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा है। इन दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही आपकी इमेजेस बनेगी। यू हैव टू टेक नोट ऑफ दिस। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी और मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी। द फर्स्ट वन इज, आप किसी मिरर के सामने खड़े हैं और आप सेम साइज के नज़र आ रहे हैं, तो वो कौन सा मिरर होगा, आपका प्लेन मिरर होगा। दूसरी चीज़ जो है दैट इज, अगर मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ और मैं इन्वर्टेड नज़र आ रही हूँ। इन्वर्टेड कहाँ था, यहाँ था ना, यहाँ पे तो रियल और इरेक्ट ही थी दोनों। इन्वर्टेड अगर मैं नज़र आ रही हूँ तो कौन सा होगा वो इमेज, वो 100% कॉनकेव मिरर ही होगा। ठीक है, तो आप एक स्पून उठाओ अभी के अभी, स्पून में जो उसका अंदर वाला कॉनकेव वाला जो एरिया है वहां पे अपने आप को देखो, आप उल्टे नजर आओगे और आप बहुत ही मतलब डिमिनिश्ड साइज में नजर आओगे। वेयर एज जब आप उसको बहुत ही अपने बिल्कुल मुंह के पास लेके आओगे उस स्पून को, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो इमेज है एकदम से मैग्नीफाई हो गई, बहुत ही बड़ी हो गई। ठीक है, तो मैग्नीफिकेशन की अगर कहीं पे भी बात आती है ना, जैसे कि अगर आप शेव कर रहे हैं तो आप मैग्नीफिकेशन के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, तो हमेशा कॉनकेव मिरर ही होगा। तो जब भी आप उसको एकदम पास लेके आएंगे तो कौन सा केस हो गया, ये आपका प्योर एफ वाला केस हो गया। इसमें आप बिल्कुल सीधे भी नज़र आएंगे और इसके साथ साथ आप हाईली एनलार्ज्ड भी नज़र आएंगे। फिर आता है तीसरा केस। तीसरा केस क्या होता है, अगर मैं कभी भी मिरर के सामने खड़ी हूँ और मैं बहुत छोटी नज़र आ रही हूँ, बहुत ही स्मॉल नज़र आ रही हूँ, तो वो कौन सा मिरर होगा, वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। हमेशा ध्यान रखना। लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल्स, कहाँ कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होते हैं, कहाँ कॉनकेव मिरर यूज़ होते हैं। देखो, शेविंग मिरर, हेड मिरर, जो भी मिरर्स हैं, यहाँ पे क्या यूज़ होंगे, कॉनकेव मिरर होगा। लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉन्वेक्स यूज़ होता है, आप लोगों ने अपने कार में देखा होगा, इमेज इज क्लोजर देन दे अपीयर, है ना। और आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि आप उसमें बहुत दूर दूर तक की चीज़ें देख पा रहे हैं, लेकिन कंपैरेटिवली चीज़ें बहुत छोटी नज़र आती हैं। दूर दूर तक क्यों, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर का यही काम होता है कि वो बहुत दूर तक की चीज़ें बिल्कुल सारा, आपने एक और चीज़ देखी होगी, रोड पे जब एक ऐसे मिरर्स लगे होते हैं टू शो, जैसे आप इस साइड से आ रहे हैं, इधर से भी रोड है, तो उसमें क्या होता है, वो यहाँ पे लगाते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्यों, ताकि यहाँ आने वाली गाड़ी दूसरी तरफ के रोड का भी व्यू देख सके एंड कैन, जो भी चांसेस हैं कि हिट हो जाएगी या कुछ होगा, तो वो चीज़ अवॉइड की जा सके। ठीक है, सो इधर होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स यूज। अब एक और चीज़, यहाँ पर अगर हेडलाइट, आप कार देखते एक्साइटेड नहीं हो जाना कि आंसर तो इसका हेडलाइट अगर है तो वो कॉन्वेक्स होगा, नहीं, हेडलाइट इज द प्लेस जहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज होता है। ठीक है, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आ जाते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे और कॉनकेव लेंस पे। सो दीज आर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस के। अच्छा, एक चीज़ बता देती हूँ, इसमें आप लोग होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ गया, फोकस कहाँ गया, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें होता है F1 और F2। ठीक है, F1 F2 एंड दिस इज गोइंग टू बी 2F1 एंड 2F2। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कॉन्वेक्स लेंस इज सेम एज कॉनकेव एंड कॉनकेव लेंस इज सेम एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आईज के ऊपर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मायोपिया वर्ड छोटा है, सो इसका सिंपल सा मतलब है शॉर्ट साइटेडनेस, बिकॉज छोटा वर्ड तो शॉर्ट और बड़ा वर्ड तो फार। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब मुझे पास की चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं, लेकिन दूर की चीज़ें क्या है, नज़र नहीं आ रही। वेयर एज हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, आप लोगों ने देखा होगा कि दादाजी जो हैं न्यूज़पेपर को बहुत दूर करके पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो यूजुअली ओल्ड एज में होता है, वेयर एज जो यंग यंग बच्चे होते हैं उन्हें ये इशू यूजुअली देखा जाता है। अब मायोपिया में होता क्या है, जैसे कि हमें दूर की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, तो दो रीज़न हो सकते हैं। या तो ये जो आपका आई बॉल है ये बहुत ज़्यादा लाइक लॉन्ग है, जिसकी वजह से इमेज पहले ही कहीं पे बन गई। वेयर एज दूसरी चीज़ हो सकती है कि कॉर्निया का जो कर्वेचर है वो एक्सेस में है। ठीक है, सो इन दिस केस क्या होगा कि हम लोगों को कोई ना कोई लेंस आगे लगाना पड़ेगा। अब हमें इसमें कौन से लेंस की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमें चीज़ सही नज़र आए, तो देखिए, आप जानते हैं हमारे अंदर यहाँ पर कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन अब हमारा कन्वर्ज पहले हो गया, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक डाइवर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा ताकि ये थोड़ी सी दूर हो जो भी आपकी रेज आ रही थी, और उसको थोड़ा टाइम लगे उसे कन्वर्ज करने में, ताकि सही जगह पे क्या बने, आपकी इमेज बने। सो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, कौन सा लेंस था यहाँ पे हमने डाइवर्जिंग लेंस यूज़ किया, विच इज़ व्हाट, डाइवर्जिंग लेंस है अपना कॉनकेव,
है ना। वेराज अगर हम बात करें यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू योर हाइपरमेट्रोपिया आई, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी इमेज बहुत ही पीछे बन रही थी तो हमें और भी कन्वर्ज करना पड़ेगा। तो कन्वर्ज करने के लिए हम वापस से कौन सा लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, बिकॉज इट इज कन्वर्जिंग, इसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है ना। सो पहले थोड़ा सा ये हेल्प करेगा कन्वर्ज करने में, फिर हमारे पास तो था ही, फिर उसने और कन्वर्ज किया, फाइनली जो यहाँ पे इमेज बन रही थी वो सही जगह पे इमेज बनने लग जाएगी। ये कब होता है, जब हमारी आई बॉल या तो कभी शॉर्ट हो या फिर जो कॉर्निया है उसमें सफिशिएंट कर्वेचर हो। आई होप आपको ये दोनों चीज़ समझ आ गई होंगी। एक और चीज़ भी होता है दैट इज प्रेस बायोपिया, ठीक है। ये क्या होता है, जब भी कभी दिस इज बेसिकली लॉन्ग साइटेडनेस, जब ओल्ड एज में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ लेंस जो है वो लूज हो जाती है। सो उस टाइम पे यूजुअली प्रेस बायोपिया देखा जाता है। ओके, क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इन हियर, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला, इसी के ऊपर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपने सारे रिवाइज कर लिए हैं। जस्ट अ सिंपल हेड ऑन टू द फैक्ट कि क्या क्या होता है। एस स्टैंड्स फॉर योर फोकल लेंथ, वी जो है, वी स्टैंड्स फॉर व्हाट, इट स्टैंड्स फॉर इमेज का डिस्टेंस, वेयर एज यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ सारी चीज़ दी होती है, आपको सिर्फ इन फॉर्मूलाज में पुट डाउन करनी है और आंसर निकालना है। जैसे अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ, फोकल लेंथ उसकी 15 सेंटीमीटर है। मैं आपको ये सॉल्व नहीं करके, बल्कि एक कॉनकेव मिरर, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑलमोस्ट सेम तरीके का होता है, तो कॉनकेव मिरर की अगर मैं बात करूं तो फोकल लेंथ मुझे 15 सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल दे रखी थी, लेकिन इसमें बोला कि कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जहां पर हम रखें और रियल इमेज भी आए और सेम साइज। तो सेम साइज कब था, जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो मैं जानती हूँ इट इज़ व्हाट, इट इज़ ट्वाइस ऑफ एफ, है ना। तो ट्वाइस ऑफ एफ क्या हो जाएगा, दैट इज 30 सेंटीमीटर्स। तो मेरे पास क्या बचा, यू बचा निकालना। तो मिरर फॉर्मूला में ये सब कुछ पुट करती, एंड ऑफ कोर्स प्लस माइनस साइन फोकल लेंथ के सामने भी लगने हैं, प्लस माइनस साइन आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के सामने भी लगना है। सो यू हैव टू सी, ये भी लगाने आपको जरूरी है, तभी आपका सही आंसर आएगा। सो आप इसमें आप आंसर निकाल लेते। इट वॉज सच अ ईजी वन। सो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज रेनबो क्यों फॉर्म होता है। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा तरीका याद करने का बताऊंगी। द फर्स्ट वन इज डिस्पर्जन, ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज स्कैटरिंग, ठीक है। तो डिस्पर्जन मतलब डी स्टैंड्स फॉर डिफरेंट कलर्स, बहुत सारे अलग अलग वेराइटी है कलर्स की, डिफरेंट कलर्स, वेयर एज स्कैटरिंग का एस मतलब सिंगल कलर। अब आप देखना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो कैन यू सी, स्कैटरिंग में रेड कलर दिखा, वाइट कलर दिखा, ब्लू कलर दिखा, रेड कलर दिखा, ये सारे स्कैटरिंग के एग्जाम्पल है। वेयर एज अगर मैं डिस्पर्जन की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स नजर आए। पेट्रोल को अगर मैंने पानी पे डाला, एंड देन प्रिज्म जो था उसने अलग अलग डिफरेंट कलर्स पे वो करा, देन सोप बबल में भी, सीडीज में भी, यहाँ पे क्या आप देखते हैं, बहुत सारे अलग अलग कलर्स देखते हैं। सारे डिस्पर्जन और स्कैटरिंग के आपको एग्जांपल समझ आ गए। अब आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जहाँ पे भी चमक होती है यूजुअली, जैसे डायमंड्स है, मिराजेस ऑल्सो इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। देन एंडोस्कोपी का जो भी इंस्ट्रूमेंट है, रेनबो फॉर्मेशन, प्रिज्म एट्सेट्रा। वेयर एज रिफ्रैक्शन जो है वो कहाँ पर होता है, कैमरा का लेंस, ग्लासेस, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब इसका आंसर तो आप दे ही पाएंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किस वजह से होता है। अब मैं आपको रेनबो की फॉर्मेशन का बता देती हूँ, दोनों रीजन है, डिस्पर्जन भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी, ठीक है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आप जल्दी से मुझे आंसर बताएं, व्हाट इट इज गोइंग टू बी, ठीक है। Coming to the next one, that is, which of the following cell organelle is absent in animal cell and present in plant cell? इसका आंसर आप सब जानते हैं, सेल वॉल, है ना। सेल वॉल जो है ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है व्हेन इट कम्स टू प्लांट सेल। वेयरएज अगर मैं फंगस की बात करूँ, फंगस में किस चीज़ की बनी होती है, ये फंगस में बनी होती है काइटिन की, है ना। और आप नोटिस करोगे एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है व्हेन इट कम्स टू प्लांट सेल। वेयरएज एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो तो ये किस वजह से होता है, बिकॉज प्लांट सेल को मूव नहीं कर सकता ना, सो इट नीड्स सर्टेन स्टर्डीनेस, ओके। अब हम बात करते हैं वन बाय वन सारी ऑर्गेनेलीज की और उसके फंक्शंस की। फर्स्ट हम आ जाते हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, अगर सेल को रिप्रोड्यूस कराना है, दैट इज द वर्क ऑफ न्यूक्लियस, है ना। और ये एक डबल न्यूक्लियस जो होता है ये डबल लेयर कवरिंग के साथ होता है। ऐसी 3 ऑर्गेनेलीज हैं हमारे मतलब सेल के अंदर। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, डबल लेयर्ड है, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है इसके अंदर। एंड अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स में, तो प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट ही नहीं होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके।
और इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम जो होते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है, डीएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है, और डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसके बाद साइटोप्लाज्म में सारी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। अगेन जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं वो किस में होती है, यूकैरियोट्स में। अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोकैरियोट हैं, ध्यान रखना। अब आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है। और ये जो है इसका मेन काम है प्रोटीन प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए। आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आप मान सकते हैं लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड टूल्स है। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो है उस पर ऑफकोर्स राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, इसी वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। वेराज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसमें किस किस का प्रोडक्शन होता है, फैट्स एंड लिपिड का प्रोडक्शन होता है। और ये जो है किसके लिए काम आते हैं, इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब मेम्ब्रेन को बनाने के काम आते हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कई बार ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर लिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस जो है ये लाइजोसोम की प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। उसको प्रोड्यूस करने में भी इसका काफ़ी रोल होता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको मान सकते हैं इट इज़ जस्ट लाइक अमेजन ऑफ सेल, मतलब जो भी चीज़ आएगी उसको क्या करना, स्टोर करना, पैक करना और उसको ट्रांसपोर्ट करना इन फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ये काम है गोल्जी अपैरेटस का। ओके, न्यूक्लियोलस आप लोग सब जानते हैं, ये विद इन आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, एंड इसका काम है राइबोसोमल आरएनए को प्रोड्यूस करना। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं, दिस इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड ये अगैन एक ऐसा ऑर्गेनली है जो क्या है, इसका खुद का डीएनए होता है एंड राइबोसोम भी खुद का होता है, ठीक है। सिर्फ ये एक ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ प्लास्टिड जो होते हैं वो भी ऐसे होते हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ओके, उसके बाद वैक्यूल्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वेसिकल्स ये जो है इट इज़ जस्ट लाइक आप बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन में जो भी चीज़ें मटेरियल प्रेजेंट होती है उसको इन और आउट करने के काम आता है, ठीक है। सो गेट में से एक छोटा सा बैग मैंने अंदर डाल दिया और छोटा सा बैग बाहर डाल दिया, दिस इज बेसिकली वेसिकल। ओके, साइटोस्केलेटन जो है स्टर्डीनेस प्रोवाइड करता है, मूवमेंट के लिए फ्लैजुला, सेलाई, पीलिया होते हैं। अब ऐसी ऑर्गेनली जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि सेल वॉल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगी। बेसिकली प्लास्टिड्स होते हैं, ठीक है। प्लास्टिड जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके क्रोमोप्लास्ट, मतलब कलर वाले, है ना। क्रोमो स्टैंड्स फॉर कलर, ल्यूको मतलब कलर प्रेजेंट नहीं है, सो ल्यूकोप्लास्ट। अब मैं क्लोरोप्लास्ट की बात करूँ तो किसका टाइप होगा, वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट का टाइप है ना। और ल्यूकोप्लास्ट जो है ये किस चीज़ को स्टोर करने के काम आता है, ये स्टोर करता है स्टार्च को, ठीक है, ऑयल को और इसके साथ साथ प्रोटीन को, ठीक है। दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। उसके बाद लाइजोसोम्स की अगर मैं बात करूं, ये जो हैं ऐसे हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। दे आर नोन एज व्हाट, सुसाइड बैग्स बोला जाता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्सेट्रा होते हैं। जब सेल या कोई भी सेल का ऑर्गेनली खराब होता है तो उसको डाइजेस्ट करने के काम आता है। एंड सेंट्रोसोम्स ऑफ कोर्स ऑर्गेनली जिसके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। अब जितनी भी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी वाली चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ एंड मैंने छोटी छोटी फॉर्म में आपके लिए ऐसे प्रोवाइड करा दी हैं, सो प्लीज़ आप ये सारे पढ़ लेना। अब हम जल्दी से आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। सो प्लांट सेल, प्लांट सेल के बारे में पूछा गया है। इसमें पूछा है कि न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट की खुद की मेम्ब्रेन होती है या नहीं होती है। आप सब जानते हैं यूकैरियोटिक सेल है ना ये, तो ऑफ कोर्स सेल मेम्ब्रेन तो होगी, तो न्यूक्लियस की भी होगी और क्लोरोप्लास्ट की भी होगी। उसके बाद पूछा गया है कौन सा प्लांट सेल है जिसमें आरएनए प्रेजेंट होता है, इसमें से कौन से चीज़ों में। सो न्यूक्लियस में भी, साइटोप्लाज्म में भी, माइटोकॉन्ड्रिया, हर जगह पे आरएनए प्रेजेंट होता है यार, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आरएनए प्रेजेंट ना हो। सो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज डी, ऑल ऑफ द अबव। आरआरएनए की फॉर्म में न्यूक्लियस में होता है, साइटोप्लाज्म में एमआरएनए, टीआरएनए की फॉर्म में होता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इसमें पूछा गया कि कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसको लैंड एंड वाटर दोनों की जरूरत है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। सो दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज दोनों पानी एज वेल एज लैंड पे रह सकते हैं। सो द आंसर फॉर द सेम इज ब्रायोफाइट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लांट, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो जो सीड बेयर करते हैं और एक जिसमें सीड नहीं होते हैं, ठीक है। सो सीड जिसमें होते हैं दैट इज लाइक टू पार्ट्स में डिवाइडेड, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। ये वाले आपके हो गए। अब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्या है,
AN मतलब अंदर, सीड अंदर की तरफ है, कहीं ना कहीं फ्रूट में है। सो डाइकॉट, मोनोकॉट मतलब 2 कॉटिलेडन होंगे, इसमें सिंगल कॉटिलेडन होंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। नाउ जिम्नोस्पर्म्स में भी आपको ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, साइकस, पाइनस। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वन। सेम मस्टर्ड, सनफ्लावर, यू शुड रिमेंबर इनके एग्जाम्पल्स। फिर आ जाते हैं हम लोग दूसरे पार्ट में, दैट इज जिसमें सीड नहीं होते। वो 3 होते हैं, एक तो आपका टेरिडोफाइट होता है, एक ब्रायोफाइट होता है, और एक होता है थैलोफाइट। थैलोफाइट मतलब थैले जैसा, उसमें कोई चेन नहीं, अलग से समझ नहीं आ रहा किसमें क्या सामान है ना। तो एग्जैक्टली ऐसे ही डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है। तो एल्गे और फंगस जो है वो थैलोफाइट्स में आती है, बिकॉज इट्स नॉट डिवाइडेड। एंड एल्गे और फंगस का जो कॉम्बिनेशन है, जब ये एक साथ रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइकन्स बोलते हैं, राइट। एल्गे के बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस, एंड जैसे इफ आई टॉक अबाउट वॉलवॉक्स, पायरोगायरा, किस चीज के लिए यूज होते हैं, यू शुड नो अबाउट दीज, बिकॉज ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। स्पैग्नम, मार्केंटिया, आप इनके एग्जाम्पल्स प्लीज थोड़े से याद रखना। अब आ जाते हैं एनिमल किंगडम पे, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 थिंग्स इन हियर, दैट इज एक में बैकबोन होती है, एक में बैकबोन नहीं होती। अगर हम बैकबोन की बात करें, अगैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, वार्म ब्लडेड जो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड जो नहीं कर सकते। व्हेन इट कम्स टू बर्ड्स, दे आर आल्सो नोन एज एव्स, वेयर एज मैमल्स, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं, ये अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उनको पूरा पालते हैं। सो दैट इज मैमल्स। कोल्ड ब्लडेड में फिश आ गई, आपके रेप्टाइल्स आ गए, आपके एम्फीबियंस आ गए। अब मैं बात करूं कि लार्जेस्ट, अगर हम पूरे एनिमल किंगडम की बात करें, तो उसमें लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है? अपना आर्थ्रोपोडा है, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंसेक्ट्स आते हैं, क्रस्टेशंस आते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वेयर एज आपने अर्थवॉर्म घर में देखा होगा, वो किस में आता है? एनालीड्स में आता है। स्नेल देखा होगा घर में, है ना, बाथरूम में। सो वो क्या है? मोलस्क है। एकिनोडर्मेटा, प्लाटीहेल्मिन्थ्स, पोरिफेरा क्या है? जैसे स्पॉन्जेस, स्पॉन्ज जैसे होते हैं ये, ठीक है। सो स्पॉन्जेस दैट इज यूजुअली प्रेजेंट सी के अंदर, आपने इतने क्लियरली देखे नहीं होंगे इफ यू डोंट लिव नियर द सी, देन निडेरियाज। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग डिजीज, एंड डिजीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपकी डेफिशिएंसी डिजीज हो, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। ठीक है, सो विटामिन की जो डेफिशिएंसीज हैं, उसमें स्पेसिफिकली आपको क्या क्या याद होनी चाहिए, जो मार्क की हुई है मैंने? बेरीबेरी, पेलेग्रा, कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, इसके साथ साथ स्कर्वी आपको पता होनी चाहिए, इन विच वी गेट ब्लीडिंग गम्स। रिकेट्स आपको पता होना चाहिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। इवन दे समटाइम्स आस्क कि कैल्सिफेरॉल या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से क्या होता है। सिर्फ विटामिन ए नहीं पूछेंगे, रेटिनॉल भी पूछ सकते हैं, थाइमीन भी पूछ सकते हैं। सो यू शुड रिमेंबर द केमिकल नेम्स एज वेल। नाउ गोइटर इज कॉज ड्यू टू व्हाट? आयोडीन डेफिशिएंसी। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से अटेम्प्ट करके नीचे आंसर करो मुझे। इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट, इसके जो आंसर है ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। अच्छा, ये वाले मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो डिजीज है यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। नाउ दिस इज कॉज्ड बाय बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सो टेक अ नोट ऑफ इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, दैट इज यूजुअली रिगार्डिंग इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीजेस क्यों होती है? पक्का कोई ना कोई पैथोजन होता है। पैथोजन क्या है? पैथोजन एक डिजीज कैरिंग एजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से डिजीज होती है। जैसे कि वायरस है तो वायरल इन्फेक्शन करेगा, फंगस है तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, देन प्रोटोजोन, हेल्मेंथिक। फंगल इन्फेक्शन में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि एथलीट्स फुट, रिंग वॉर्म, फिलेरिया, टेप वॉर्म, पिन वॉर्म, ये सारे हेलमेंट्स की वजह से होते हैं। एंड टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज, वायरल, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन, इनको हम थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस कर लेते हैं, एंड आपको मैं बता देती हूँ क्या क्या आपको करना है। जैसे फर्स्ट हम आते हैं बैक्टीरियल डिजीज। मैंने आपको सारे मार्क करके बताए हुए कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। जैसे आपको अफेक्टेड ऑर्गन बिल्कुल भी नहीं करने हैं, नॉट अ रिक्वायरमेंट। ना ही आपको सिम्टम पता होने चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए यहाँ पे? कॉलेरा जो है वो कौन कॉज करता है, बैक्टीरिया कौन सा है, टाइफॉइड कौन सा करता है, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डिप्लोकोकस, न्यूमोनिया, दीज ऑल यू मस्ट नो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मार्क्ड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं प्रोटोजोन डिजीज। जैसे आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्लीपिंग सिकनेस पूछा गया इसमें कि कौन कॉज करता है। नाउ स्लीपिंग सिकनेस जो है, आपको इसीलिए यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट द पैरासाइट ऑल्सो, यू शुड नो अबाउट द डिजीज ऑल्सो। आपको अफेक्टेड ऑर्गन नहीं पता करने की जरूरत है, कैरियर आपको पता होना चाहिए। कैरियर क्या होता है? कैरियर इज जस्ट लाइक ओला, है ना, ओला या फिर उबर की तरह। इसका काम सिर्फ एक था कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक इसको पहुंचाना। ना ही आपने उससे बीच में गाड़ी खरीदी, ना ही आपने उसका पेट्रोल डलवाया, सिर्फ आपने उसमें बस यूज किया है बीच में। ऑफकोर्स आपने पैसे दिए, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे आपको पैरासाइट पैसे नहीं देगा, है ना। सो कैरियर जो है
उसका सिर्फ ये काम था ओला की तरह। देन आ जाते हैं हम लोग डिजीजेस, कौन कौन सी ज़रूरी हैं यहाँ पे। यू कैन सी स्लीपिंग सिकनेस एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, काला आजार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम वायरल डिजीजेस पे, ठीक है। वायरल डिजीजेस में कौन होते हैं, वायरसेस होते हैं। इसमें आपको अफेक्टेड ऑर्गन बिल्कुल पता करने की जरूरत नहीं है, सिम्टम्स भी नहीं पता होने चाहिए, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कौन कौन सी डिजीज वायरस कॉज करता है, जैसे एड्स, डेंगू, पोलियो, ठीक है, चिकन पॉक्स, दिस इज नॉट देयर, गोइटर नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ वायरसेस जिसके सामने लिखे जस्ट दैट्स इट, है ना। रेबीज, हर्पीज, कोई वायरस इंड्यूस कर सकता है ये प्रॉब्लम, लेकिन इसमें कोई स्पेसिफिक वायरस नहीं है, ठीक है। सो इन्फ्लुएंजा, दीज आर ऑल द वायरल डिजीजेस। आपको सिर्फ यही याद रखनी है, ये वाली नहीं करनी है जिसके सामने सिर्फ वायरसेस हैं, दैट इज इट। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। Coming to the next one, that is a tissue that does not contain lignin. अब आप बोलेंगे what is this lignin? So lignin जो होता है, this is usually present in the cell wall और between the cell, ये present होता है जितने भी vascular plants होते हैं उन सब में, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज़ तो सुना होगा कि वेजीज खानी चाहिए ज़्यादा बिकॉज उसके अंदर फाइबर होता है एंड इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन। सो वो डाइजेशन के लिए जो फाइबर रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट्स लिग्निन। सो इसका जो आंसर है दैट इज कॉलनकाइमा। कॉलनकाइमा में बिल्कुल भी लिग्निन नहीं होता है, वेराज कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर बहुत एक्सेस में लिग्निन होता है, विल डिस्कस अबाउट दैट टू। और वो जो है नट्स की कवरिंग एक्सेट्रा उसमें यूज किया जाता है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम टिश्यू को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज प्लांट टिश्यूज नाउ, सो दो पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज योर परमानेंट टिश्यू एंड योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक मतलब जो ग्रोथ वगैरह भी कर रही है, सेल डिवाइड होता जा रहा है एंड फाइनली हेल्प कर रहा है ग्रोथ में। सो एपिकल मेरिस्टेम का क्या मतलब हुआ, जो बिल्कुल जैसे शूट ये आपकी बढ़ रहा है ये प्लांट, तो इसकी जो टिप है दिस इज नोन एज एपिकल मेरिस्टेम, इसका काम है लेंथ बढ़ाना, ठीक है। सो टिप्स ऑफ चाहे आप स्टेम की बात करो चाहे आप रूट की बात करो, उसकी टिप पे प्रेजेंट होता है। वेयर एज अगर मैं लेटरल मेरिस्टेम की बात करूं, ये यूजुअली डायमीटर बढ़ाने के काम आता है और कहां प्रेजेंट होता है, लेटरल जो पार्ट्स होते हैं, लेटरल मतलब जैसे कि अगर ये रूट थी, ठीक है, सो इसका जो ये वाला जो पार्ट है लेटरल पार्ट, यहां पर ये प्रेजेंट होगा एंड डायमीटर बढ़वाएगा। वेयर एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये जो होता है ये कहां पर होता है, लीव्स और जो ब्रांचेस होती हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। सो बेसिकली उनकी जो बेस है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि नोड्स, इंटरनोड्स या फिर लीव्स का जो बिल्कुल बेस वाला पार्ट होता है वहां पे। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ, जो ग्रासेस होती हैं उसकी लेंथ एपिकल मेरिस्टेम की वजह से नहीं बढ़ती है, दिस इज एन एक्सेप्शन। व्हाई, बिकॉज हर्बीवोर्स आते हैं और इसको खा के चले जाते हैं। सो इसकी जो ग्रास की जो ग्रोथ है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। वेराज परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट मतलब जैसे कि एक जो टिश्यू सेट ऑफ टिश्यूज थे उनका काम डेजिग्नेट हो गया कि भाई जैसे हमारे अंदर क्या होता है, हार्ट की मसल्स होती है ना, कि तुम लोगों को सिर्फ ब्लड पंपिंग करनी है। सो उसको बता दिया कि आपका सिर्फ यही काम है और अब आप मतलब आप ग्रोथ नहीं कर सकते हो, आप अपना साइज नहीं बढ़ा सकते हो। सो ये होती है हमारी परमानेंट टिश्यू। ओके, सो परमानेंट में दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक होती है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में मतलब कुछ ही स्पेसिफिक टाइप की सेल्स का एक बंडल प्रेजेंट है जिसको हमने टिश्यू बोल दिया। सो फर्स्ट आते हैं पैरेन्काइमा पे। पैरेन्काइमा क्या होती है, ये ओवल शेप्ड सेल होती है और बहुत ही ज्यादा इसकी थिन क्या होती है, सेल वॉल होती है, स्पेस काफी ज्यादा होता है इसके अंदर। इसलिए कभी कभी एरेन्काइमा आपने जो सुना होगा जो फ्लोटिंग में हेल्प करता है, स्पेस ज्यादा होने की वजह से पैरेन्काइमा ही है जिसको यूज किया जाता है। तो एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेन्काइमा को हम क्या बोल देते हैं, एरेन्काइमा बोल देते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स इन व्हाट, फ्लोटिंग, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है इन व्हाट, फोटोसिंथेसिस में। अगर फोटोसिंथेसिस पूछा जाए दैट इज ऑल्सो डन इन पैरेन्काइमा। वेराज अगर हम कॉलनकाइमा की बात करते हैं, यहाँ पे सेल जो है काफ़ी लंबी लंबी एनलोंगेटेड होती हैं और इसीलिए ये क्या करती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। यूजुअली स्टेम या फिर जो लीफ होती है उनके कहाँ पर, ये कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। वेराज स्क्लेरेन्काइमा की अगर मैं बात करूं, या इसका मेन काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टर्डीनेस चाहिए क्योंकि ये प्लांट्स हिल नहीं सकते हैं। सो बहुत ही जैसे थिक सेल वॉल होती है इनके अंदर और ये हाईली लिग्निफाइड होते हैं। लिग्निन यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, अभी अभी हमने लिग्निन डिस्कस किया था, राइट, बहुत ज़्यादा लिग्निन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ नट्स की कवरिंग है ना, तो वो उसमें कौन से, स्क्लेरेन्काइमा ही होगा।
कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही डिफरेंशिएटेड है, मतलब अलग अलग टाइप के टिश्यूज सारे एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली जाइलम और फ्लोएम ये दो टाइप के होते हैं। जाइलम में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि ये एक सिंगल तरफ चलते हैं, दैट इज एक साइड ही चलेगा, ये ड्यूअल साइड नहीं चलता, जैसे कि पानी और आपका जो भी मिनरल्स थे वो लेके गया फ्रॉम योर रूट्स टू योर लीव्स, ठीक है। सो सिंगल तरफ ये जाता है। वेर एज फ्लोएम की बात करूं तो ये ड्यूअल वे जाता है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, सब तरफ लेके जाएगा। और इसका मेन है कि ऑफकोर्स वाटर भी लेके जाएगा, ट्रांसपोर्ट करता है ये, साथ के साथ मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि जाइलम नहीं करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है ये बहुत ज़रूरी है, ये इसके कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी है, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। सो यू शुड नो अबाउट ऑल ऑफ दीज बिकॉज ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आई होप आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा। सेम अगर बात करूँ, एनिमल टिश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अगर ये ना बहुत रियल बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछने लगे हैं। सो आई टेल यू एन एग्जाम्पल, जैसे कि माउथ एंड ईसोफेगस जो था एक पर्सन का, उस पर एक्सीडेंट की वजह से इफेक्ट आया, तो कौन सी एग्जैक्टली टिश्यू जो है वो इफेक्ट होगी। तो इसका जो आंसर था इट वाज क्वाइट इजी, इट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एज यू कैन सी, बिकॉज ये इंटीरियर्स ऑफ माउथ, टंग एक्सेट्रा बनाता है। अब अगर मैं बात करूं, एनिमल के अंदर 4 तरीके के टिश्यू होते हैं। एक तो एपिथेलियल, मतलब जैसे हमारी स्किन है या फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ हमारा गट एक्सेट्रा, जो भी लाइनिंग है ना, वो एपिथेलियल टिश्यू है। तो जैसे कि मेजर ऑर्गन्स, उसमें सिंपल स्क्वेमस यूज होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के लिए जैसे जितने भी डक्ट्स या फिर ग्लैंड्स एक्सेट्रा बन रहे हैं वो सिंपल क्यूबॉइडल है। सिंपल कॉल्यूमिनर, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो आपका है, ओके। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल। सो दीज आर द टाइप, ये एपिथेलियल मतलब मेन उसकी कवरिंग बना रहे हैं। फिर आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव में क्या है, जैसे ब्लड है ना, ब्लड क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा पूरी बॉडी के अंदर हमारे बोन्स होती हैं, कार्टिलेजेस होती हैं, इसका क्या काम है, पूरी बॉडी को एक साथ कनेक्ट करना। साथ साथ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज में क्या होता है, फैट जो होती है वो स्टोर होती है। सो ये वाला जो क्वेश्चन था, फैट जो है ह्यूमन बॉडी में कहाँ स्टोर होती है, एडिपोज टिश्यू में। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ है, बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज यूजुअली आस्क्ड। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज रिगार्डिंग व्हाट, मस्क्यूलर टिश्यू, ठीक है। मसल्स तो आप लोग सब जानते हैं, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड। कार्डियक मसल, कार्डियक वाला आपको पता होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हार्ट से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद नर्वस टिश्यू का क्या काम है, पूरी बॉडी ऑफ कोर्स एक साथ जुड़ गई है, सारी चीजें हैं उसके पास, अब उसको कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। सो आई होप आपको टिश्यू समझ आ गए, प्लांट के भी और एनिमल के भी, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, साउंड वेव, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वेयर एज अगर मैं लाइट की बात करूँ वो क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है, बिकॉज दिस इज एक्चुअली दो सक्सेसिव कंप्रेशन या फिर रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपकी वेव स्टार्ट हुई एंड यहाँ से लेकर ये यहाँ तक गई, तो ये पूरी की पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, एक वेवलेंथ है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक कंप्रेशन से स्टार्ट हुई और दूसरे कंप्रेशन तक, तो ये भी एक वेवलेंथ है। वेयर एज एक रेयरफेक्शन से स्टार्ट हुई, ओके, यहाँ से स्टार्ट हुई और दूसरे रेयरफेक्शन तक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेवलेंथ। आपको समझ आ गई। सो इस सबको हम वेवलेंथ बोल सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकेंड ही था आपके पास फॉर एग्जाम्पल, है ना, 1 सेकेंड में यहाँ तो बहुत सारी वेव्स चली गई, यहाँ पर कम वेव आई, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, बिकॉज 1 सेकंड के अंदर ज़्यादा वेव्स आई। आपने देखा होगा काफ़ी लोगों की बहुत ही पैनी आवाज़ होती है, बहुत तीखी आवाज़ होती है, सो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन किसी किसी की आवाज़ जो होती है बहुत भारी होती है। भारी का मतलब उसका जो ये था, ये ऐसे ऊपर नीचे जो जा रहा था, ये लेंथ यहाँ से लेकर ये जो हाइट थी ना इसकी, ये बहुत ज़्यादा थी। हाइट ज़्यादा होगी तो ऑफकोर्स एक सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ वेव्स जो आएंगी वो कम आएंगी ना कंपैरेटिवली, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं, ठीक है। सो आपने देखा होगा मेन हैव वेरी हैवी वॉइस, तो उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, वेयर एज फीमेल हैव कंपैरेटिवली एकदम श्रिल वॉइस, इसलिए उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। तो कई बार पूछा जाता है कि पिच ऑफ द साउंड जो है, ये क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। पिच ऑफ द साउंड जो है वो किस पे डिपेंडेंट होती है, डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी क्या होता है कि कितनी डिस्टेंस जो है उसने कवर की इन मीटर पर सेकेंड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, ठीक है।
अब साउंड वेव की एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए दैट एज ह्यूमंस हम सिर्फ 20 हर्ट्ज से लेकर और 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, है ना। सो 20 हर्ट्ज जो है उससे नीचे वाली जो वॉइस है, इंफ्रा मतलब कम, है ना, तो उससे कम को इंफ्रासाउंड बोलते हैं। वेयर एज इससे ज़्यादा भी हम नहीं सुन सकते तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। सो अल्ट्रासाउंड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सोनार सिस्टम जो कि शिप्स में होता है, राइट, या फिर आपको अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्कैन करवाना, ईसीजी है, या फिर मेटल को चेक करना है, डिटेक्ट करना है। वेयर एज इंफ्रासाउंड कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि सिस्मोग्राफी, रॉक्स एंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, बैट्स, डॉग्स, जितने भी एनिमल्स हैं, इनको हमसे ज़्यादा सुनाई देता है, दे कैन इवन लिसन टू इंफ्रा साउंड्स, है ना। तो उस वजह से यू माइट हैव सीन अर्थक्वेक आया, एकदम से भौंकना शुरू कर देंगे। अब इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का थोड़ा सा पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, यूजुअल क्वेश्चंस जो आते हैं दैट इज कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है। सो ऑफकोर्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। जैसे कि रेडियो वेव्स जो हैं उसकी हाईएस्ट क्या होता है, वेवलेंथ होता है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, कंपेरेटिवली उसकी फ्रीक्वेंसी इज कंपेरेटिवली लेसर। वेयर एज गामा जो वेव्स हैं उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो कंपेरेटिवली कम होगा। इसके बीच में ये आती है आपकी विजिबल रेंज, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वी कॉल इट विबग्योर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। और इसमें एक क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं दे डू नॉट गेट डेविएटेड बिकॉज ऑफ वॉट, मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे आप इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा लो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, ये जो है कभी भी डेविएट नहीं होंगी, ठीक है। वेयर एज डेविएट कौन कौन सी होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स और आपके बीटा, बिकॉज अल्फा जो है पॉजिटिव है, बीटा जो है वो क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स है, वो चार्ज है, इस वजह से वो डेविएट या फिर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ओके एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज कौन सी रेडिएशन सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग है। सो गामा रेज जो है उसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, सो वेरी हाई पेनिट्रेशन ऑफ गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिस इज रिगार्डिंग पीएच, ठीक है, और पीएच बहुत जरूरी है। पीएच में आपको एक चीज का पता होना चाहिए, इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करना। ये जो 7 है दिस स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल, ठीक है। ये जो स्केल है ये क्या, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से बनता है। सो हाइड्रोजन आयन जो है बात करें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एसिडिटी को शो करता है, राइट। सो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा का पूरा एसिडिक है। सो 0 से लेकर 6 तक एसिडिक, एंड ये बहुत हाईली एसिडिक है, दिस इज लाइक ओकेश, नॉट वेरी हाईली एसिडिक, ठीक ठाक। फिर आते ये जो है बहुत हाईली बेसिक होता है, वेयर एज ये ठीक ठाक, ठीक है। दिस इज जस्ट इन लेम टर्म्स जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब आ जाते हैं हम लोग इसके आंसर पे। देखिए लेमन जूस जो था वो कहाँ था, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा था, वेयर एज कॉफी वाज आल्सो शोइंग एसिडिक बिहेवियर। फिर आते थे ब्लड पे, ब्लड इमीडिएटली किसके बाद था, इट वाज इमीडिएटली आफ्टर वाटर, तो इट इज मतलब बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है। फिर आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कंपेरेटिवली हाईली बेसिक, तो ये क्या था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है ना। एसिडिक छोटे नंबर्स थे, बेसिक बड़े नंबर्स थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। कैन यू सी हियर, तो एसिडिक जैसे हाईली एसिडिक, चाहे इसमें HCl आए, चाहे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड आ जाए H2SO4, ठीक है, HNO3 आ जाए, सो ऑल दीज आर हाईली एसिडिक। फिर आते हैं स्टमक पे, ठीक है, सो जो स्टमक है दिस इज ऑल्सो एसिडिक। फिर लेमन, फिर विनेगर, विनेगर 3 पे आता है, फिर वाइन, फिर कॉफी, फिर मिल्क, एंड देन आ जाता है न्यूट्रल वाला सेक्शन, दैट इज वाटर। मिल्क कंपेरेटिवली थोड़ा सा एसिडिक होता है, वेयर एज ब्लड थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग बेकिंग सोडा पे, फिर आता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसके बाद आने शुरू होते हैं हाईली बेसिक, जैसे कि अमोनिया से स्टार्ट होता है थोड़ा और हाई, सोप, फिर ब्लीच एंड देन ड्रेन क्लीनर। ओके यू विल रिमेंबर दिस, पीएच स्केल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेचुरली अकरिंग एसिड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे विनेगर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ऑरेंज के अंदर कहते हैं ना सिट्रिक फ्रूट्स खाओ, हैव सिट्रिक फ्रूट्स, क्या होता है, सिट्रिक एसिड ऑरेंज के अंदर होता है। टैमरिंड में क्या होता है, टार्टरिक एसिड। टमेटोज में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। सार मिल्क, उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड। सावर मिल्क जो आपका जैसे बटर मिल्क है ना, लस्सी आप लोग पीते होंगे, तो दिस इज व्हाट, सावर मिल्क। उसके बाद आ जाते हैं लेमन। लेमन जो है उसके अंदर क्या है, फिर से सिट्रिक एसिड, देखो सिट्रस फ्रूट्स है ना। फिर आ जाते हैं एंट एंड निडल स्टिंग। मतलब स्टिंग का क्या मतलब होता है, लाइक अगर हमें बाइट कर ले एंट,
तो उस केस में मेथेनॉलिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में रिलीज किया जाता है बाय द एंट। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग, अच्छा हाँ एक और चीज़, जब एंट जब है वो स्टिंग करती है तो क्या बोलते हैं, क्या लगाओ हाथ पे, जल्दी से बताओ मुझे। एसिड को किल आउट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, मेटल यूज़ करते हैं या हम क्या यूज़ करते हैं, जल्दी से बताओ, ठीक है। देन आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था पूछा गया था, दिस वाज रिगार्डिंग यूजेस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स। तो बोरिक एसिड जो है वो एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड फूड को प्रिजर्व करने के लिए, आपने देखा होगा कुछ अचारों में जिसमें ऑयल यूज़ नहीं होता उसमें लेमन डालते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको बोला यहाँ पे कुछ तो है, तो क्या हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे या कोई मेटल यूज़ करेंगे, जल्दी से नीचे कमेंट करो, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग एसिटिक एसिड पे, वो पिकल में यूज़ किया जाता है। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग दो क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 और 12। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड पढ़ाया था मैंने, एक्सरेज भी पढ़ाई थी, और इन सब के आंसर्स मैं नीचे कमेंट में डालूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे आंसर्स चाहिए कि इसके आंसर क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 11 12 जल्दी से आंसर करो। अब आ जाते हैं हम लोग, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल इज वेरी वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखिए, मेटल्स की अगर मैं प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, आपको दो तीन चीज़ों का पता होना चाहिए, वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ये, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की। बट उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आपको याद रहनी चाहिए। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा डक्टाइल जो मेटल है वो कौन सा है, डक्टाइल मतलब जिसकी हम लोग वायर्स बना सकें, ठीक है, सो सबसे ज़्यादा कौन सा है, गोल्ड और प्लैटिनम है, ठीक है। फिर क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी कि सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट क्या है। सो कंडक्टर तो बहुत सारे हैं, AU AG CU AL सब है, लेकिन सिल्वर एंड कॉपर सबसे ज़्यादा क्या है, अच्छे कंडक्टर्स ऑफ हीट। वेराज कभी पूछ सकते हैं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपका कौन सा है, इट इज सिल्वर। ध्यान देना, सिल्वर इज वेरी द बेस्ट वन, ठीक है। सेकंड नंबर पे फिर आ जाता है कॉपर, थर्ड नंबर पे गोल्ड आ जाता है, फोर्थ नंबर पे एल्यूमिनियम आ जाता है। अब बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछे या सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी है, या फिर कई बार अरेंज भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग आप अरेंज करो कि आयरन, टिन, मर्करी, इसमें से कौन सबसे ज्यादा कंडक्टिव है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस कैन बी लाइक, इसका आंसर बेसिकली ये होगा, ठीक है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, काफी बार सोनोरस भी पूछ लेते हैं। सोनोरस मतलब जो साउंड जिसमें आती हो, तो पूछते हैं कि बेल्स जो हैं वो मेटल की क्यों बनाई जाती है, वाई, बिकॉज दे मेक लॉट ऑफ साउंड, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टीज मेटल की भी और नॉन मेटल की भी, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं दैट इज आपके एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चन बनते हैं। लश्यर मतलब जिसमें शाइन होती है, ठीक है, सारे मेटल में शाइन होती है, लेकिन दो नॉन मेटल है जिसमें शाइन होती है, दैट इज आयोडीन और ग्रेफाइट, इन दोनों में शाइन होती है। और ग्रेफाइट सिर्फ यहाँ नहीं, ग्रेफाइट इज ऑल्सो ओनली नॉन मेटल विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड इसके साथ साथ गैस कार्बन भी है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हार्डनेस। ऑफ कोर्स आप जानते हैं मेटल्स आर वेरी वेरी हार्ड, लेकिन कुछ ऐसे जो नाइफ से भी कट किए जा सकते हैं, और इनको हम लोग ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, दैट इज सोडियम एंड पोटेशियम। वेयर एज नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड, जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। उसके अलावा इसका डायमंड का एक और एग्जांपल है कि ये एक दोबारा से एक्सेप्शन है कि इसकी जो डेंसिटी होती है यूजुअली नॉन मेटल की काफी कम होती है, लेकिन डायमंड एक ऐसी चीज है, ऑफ कोर्स हार्ड है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी ना, सो दिस इज द वन जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। वेयर एज अगर हम मेटल्स की बात करें, इसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, लेकिन सोडियम की नहीं होती, इसीलिए वो इजीली कट हो सकते हैं, उसके पार्टिकल्स कंपैरेटिवली दूर दूर होते हैं। फिर आते हैं मेलिएबिलिटी। मेलिएबल मतलब उसको बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जिंक, एंटिमनी, ये सब लोग हाईली मेलिएबल होते हैं, वेयर एज नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते हैं। डक्टाइल मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वायर्स की फॉर्म में जो कन्वर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन बात करें एक्सेप्शन की, जिंक, आर्सेनिक और एंटिमनी को हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, ना ही तो ये शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ना ही ये डक्टाइल होते हैं। वेयर एज अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, सारे के सारे नॉन डक्टाइल होते हैं, लेकिन कार्बन फाइबर एक ऐसी चीज है जो कि डक्टाइल होती है। आपने देखा होगा आपके घरों के ऊपर फाइबर्स लगे हुए हैं, व्हाट आर दे आर बेसिकली नॉट मेटल्स बट स्टिल दे आर बीइंग यूज्ड, है ना। फिर आते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक्सेप्शन बिस्मुथ और टंगस्टन है यहाँ पे, इधर ग्रेफाइट और गैस कार्बन है। एंड आपसे बात करें स्टेट की, यूजुअली मेटल्स विल बी सॉलिड, लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ मर्करी एंड गैलियम, वेयर एज नॉन मेटल्स आपको सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब
फॉर्म में मिले। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज ओर्स। ओर्स आर अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सारी अलग अलग टाइप की ओर्स होती है, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड ओर्स। तो हर मेटल की अलग टाइप की ओर्स बनती है। एल्यूमिनियम, कॉपर और आयरन की ऑक्साइड ओर होती हैं, वेराज कॉपर, जिंक, लेड, मर्करी की सल्फाइड ओर्स होती हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इसके साथ साथ आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे कि कैल्शियम किस में से निकलता है, लाइमस्टोन से निकलता है। कैलामाइन जिंक, मतलब जिंक की ओर होती है कैलामाइन। फिर रॉक सॉल्ट में से क्या निकलता है, सोडियम निकलता है, ठीक है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, इसमें एक तो लेड और एक मर्करी, ये बहुत ज़रूरी है। गलीना एंड सिनाबार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट सब जानते हैं आयरन के, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का है, सब लोग जानते हैं, ओके। लेड का एंगलसाइट। उसके बाद जिप्सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिप्सम का तो काफ़ी बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज केमिकल फॉर्मूलाज, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर मैं क्विक लाइम की बात करूँ, क्या है आंसर, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें जो सबसे ज़रूरी वाले हैं दैट आई हैव मार्क्ड, टेक अ नोट ऑफ इट। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर और वॉशिंग सोडा में बहुत बच्चों को डाउट होते हैं। देखो, NaHCO3 दैट इज आपका H जो है, दिस इज सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। जहाँ बाई यूज हुआ दैट इज योर बेकिंग पाउडर, वेयर एज जहाँ पर H यूज नहीं हुआ, Na2CO3 हुआ, वो क्या होगा आपका, डायरेक्टली वॉशिंग सोडा। आप कैसे याद रख सकते हो, हाइड्रोजन पीने के काम आता है, वेयर एज बेकिंग सोडा ऑफ कोर्स खाने के काम आता है, खाने पीने वाली चीज़ है, इसलिए NaHCO3, वेयर एज इसमें H इसलिए नहीं आता क्योंकि वॉशिंग के लिए यूज होता है। सो आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। देन आता है ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कास्टिक सोडा आपका NaOH, ठीक है। उसके बाद जिप्सम, वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, कैल्शियम सल्फेट। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, कैन यू सी हियर प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो CaSO4.2H2, राइट। इसको जब हीट किया जाता है, इनफ हीट इज प्रोवाइडेड, उस केस में क्या होता है, एनहाइड्रस, मतलब जिसमें पानी ना हो, वो वाला कैल्शियम सल्फेट डेवलप होता है। मतलब ये पानी जो है वो उड़ गया, सो ये क्या बचा, सिर्फ ये क्या बचा, जिप्सम बचा, ठीक है। सो नाउ यू नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट किया जाता है तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। क्विक लाइम की बात करूं तो CaO, स्लेक लाइम, CaOH2 एंड वॉशिंग सोडा ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, लेकिन प्लीज इन सबको भी देख लेना। जैसे ड्राई आइस इज नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, लाफिंग गैस इज योर नाइट्रस ऑक्साइड, मार्श गैस मिथेन होती है, विनेगर एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। सो प्लीज सी ऑल ऑफ दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगली चीज पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज नॉन मेटल्स के साथ रिएक्शन, मेटल के साथ रिएक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके। सो आपको बस एक चीज पता होनी चाहिए कि किस में क्या बनता है, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि नॉन मेटल था, उसमें मैंने क्या किया, पानी जो था वो ऐड किया, उस केस में क्या बनेगा, उस केस में कुछ नहीं है, एसिडिक ऑक्साइड जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। वेयर एज अगर मैं बात करूं कि मैंने एसिड जो है वो मेटल में डाला, उस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसमें से कौन से रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, जैसे कि एसिड और मेटल में, बेस और मेटल, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। टेक अ नोट ऑफ इट, ओके। फिर आते हैं हम लोग, मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल भी दिखा दूं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, जिंक था यहाँ पे एज मेटल, ओके। बेस क्या था, मैंने ले लिया NaOH मान लो, चलो NaOH, ठीक है। तो बैलेंसिंग भी ऑफ कोर्स हमें करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Na2ZnO2, ठीक है। 2NaOH होगा ऑफ कोर्स बैलेंसिंग करके, एंड यहाँ पे क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज होगी। सो दिस शोज, ये सिंबल क्या शो करता है, गैस को शो करता है, ओके। फिर आ जाते हैं एसिड प्लस, और अगर हाँ आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं, आप थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है व्हेन इट कम्स टू रिएक्शंस, थोड़ा टफ रहता है, सो इट इज फाइन, यू कैन कंप्लीटली लीव इट, ओके। एसिड जो है, बस ये छोटा सा याद रख लो, इफ यू कैन इट विल बी ग्रेट, अदरवाइज ओके लीव इट। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड अगर हम डालते हैं तो उसमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। जबकि अगर मैं मेटल कार्बोनेट की बात करती हूँ, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, गैस कौन सी रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम गोज विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। यहाँ पे कोई भी गैस रिलीज नहीं हुई। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, तो फंडामेंटल राइट्स आप सब जानते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड उसका अब हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की अगर हम बात करते हैं, दैट इज मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी इंक्लूड करता है। वेयर एज इस बार जो हमारा इंडेक्स रहा है बहुत ही खराब रहा है, आप लोग करंट अफेयर्स अगर पढ़ा होगा तो यू मस्ट हैव सीन इट, है ना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंसाइंस, मतलब आप जो फॉलो करना चाहते हैं आप करें, जैसे सिख जो है वो कृपान रखते हैं। वेयर एज पर्सनल लिबर्टी की अगर मैं बात करूं, अब इसके थ्रू मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी जो तुम्हारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ध्यान देना प्लीज, ठीक है। इंक्लूड द राइट टू कैरी एनी ट्रेड और बिजनेस। यूपीएससी में एक चीज का ध्यान रखना, जहां पर भी एनी डायरेक्टली यूज किया जाए वो टर्म हमेशा सही नहीं होती है। यूजुअली होता है कि वो वाली टर्म गलत होती है। तो आप सोच के देखो, पर्सनल लिबर्टी में बोल रहा है कि कुछ भी बिजनेस आप करो, ठीक है। यहाँ पे तो इफ आई टॉक अबाउट बिजनेस, देर आर सम ड्रग related business, there are some wrong things that people are doing। क्या सब अलाउड है? बिल्कुल नहीं। so this is the wrong one। कहीं पे भी आप एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन देखो या एक्सट्रीम आप कोई भी स्टेटमेंट देखो, वो गलत होती है। ओके, एंड राइट टू इक्वालिटी की बात करें, दैट इज नेचुरल जस्टिस, तो बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट में आ जाएगा सी। ओके, जल्दी से सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स अब हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। जैसे राइट टू इक्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो 14 से लेकर 18 वाला जो आर्टिकल है दैट इज राइट टू इक्वालिटी। अब इसके अंदर हमने जो दो चीजें ली हैं, फर्स्ट थिंग इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब जितने भी लॉज हैं उनकी हम सब इक्वल प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। सो ये हमने किससे लिया था? हम लोगों ने लिया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये ठीक है। वेयर एज दूसरा वाला जो है दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब आप अमीर हो गरीब हो जो भी हो, आपको लॉ के सामने इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये किससे लिया हमने? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि काफी अगेंस्ट है। मतलब अगर देखा जाए तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ इन रियल इंडिया में तो नहीं किया ना ब्रिटिशर्स ने। सो इस तरीके से आप याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं राइट टू फ्रीडम पे। सो 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22, जिसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 6 राइट्स कौन कौन से हैं हमारे? स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, है ना, कि हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हम कहीं पे भी रिजाइड कर सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। ये सारे राइट ऑफ फ्रीडम के अंदर आता है। उसके बाद अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाले कौन से हैं? 23 से लेकर 24 जो हमारे राइट्स हैं, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स या फिर फोर्स्ड लेबर, कोई भी ऐसी गलत चीज। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? आर्टिकल 24, जिसके अंदर बच्चों को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो आप। ओके, फिर आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो रिलीजन हमारे देश में बहुत सारे हैं, तो सबको फ्री आप प्रैक्टिस करें, प्रोपोगेशन करें, ठीक है, अपने रिलीजियस अफेयर्स को जो है मैनेज करें, लेकिन ये नहीं है कि एक कम्युनिटी को दूसरे के अगेंस्ट भड़काए। दिस इज अगेंस्ट द लॉ। गेटिंग इट? फिर फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस, मतलब अपने रिलीजन को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आप उसके बिल्कुल टैक्सेस पे करें। आपको मदरसा बनाना है, आपको टेंपल बनाना है, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। उसके बाद फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या वर्शिप, आप अगर कहीं पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, दैट्स आर्टिकल 28, ठीक है। तो ये भी आपको आई गेस क्लियर हो गया। कौन सा? 25 से लेकर 28 है। उसके बाद हम आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसमें आपको ध्यान देना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है माइनॉरिटीज की क्या क्या, लैंग्वेज, उनकी स्क्रिप्ट, उनका कल्चर, ये सब कुछ हमें क्या करना है? बचाना है। उसके बाद जो आर्टिकल 30 आता है दैट इज कि हम लोग माइनॉरिटीज के लिए स्टैब्लिश करेंगे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, उसके बाद आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये वाला जो है दैट इज कि आप जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपको अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, और इसके थ्रू हमारी सारी रिट्स आती हैं इनटू प्ले। रिट्स में कौन कौन सी हैं, सारी चीजें विल जस्ट डिस्कस है। सबसे पहले एक बार रिट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। रिट्स कौन कौन सी हैं, जल्दी बताइए आप लोग। हिबियस कॉर्पस, है ना, हिबियस कॉर्पस, ये क्या करते हैं? अच्छा हाँ, एक और चीज, रिट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू 32 आर्टिकल के थ्रू फॉलो की जाती है, वेयर एज हाई कोर्ट में एज पर 226 जो आर्टिकल है, ठीक है। हिबियस कॉर्पस क्या है? हिबियस कॉर्पस जब लगाया जाता है जब कभी भी कोई इलीगल डिटेंशन अगर देखी गई, कि वो इलीगली किसी को जेल में बंद किया, डिटेन किया, उस केस में लगाई जाती है। उसके बाद आता है मैंडेमस। मैंडेमस कब लगाते हैं? जैसे कि आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, आपने देखा कि काफ़ी सीनियर ऑफिसर है लेकिन अपना काम नहीं कर रहा है, उससे मैंने कुछ हेल्प मांगी, नहीं हेल्प किया, सो इस केस में मैं क्या कर सकती हूँ? उनके अगेंस्ट मैंडेमस जो है वी कैन काइंड ऑफ अप्लाई दैट। नेक्स्ट आ जाता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन कब लगता है? जब कभी भी ऐसा हो
कि एक छोटा वाला कोर्ट था, ठीक है, कोई भी छोटा कोर्ट था, वहां से जो केस है वो हायर जो कंपैरेटिवली उससे हाई कोर्ट था उस उधर जाके, मतलब इट्स नॉट जस्ट हाई कोर्ट, मतलब हायर इन द सेंस सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, वहां पर ये जो केस था वो ट्रांसफर हो गया, और जबकि जजमेंट भी नहीं आई थी, ठीक है, जजमेंट नहीं आई थी, मतलब इन बिटवीन द केस दैट हैज हैपेंड, वेयर एज दूसरा वाला जो है दैट इज सर्ट्यूराई, दिस इज व्हेन जब भी कभी स्मॉल छोटा जो भी कोर्ट था उससे हायर कोर्ट में केस ट्रांसफर हुआ, लेकिन ये जो केस ट्रांसफर हुआ है ये ट्रांसफर जब हुआ जब ऑलरेडी जजमेंट आ चुकी थी, मतलब इन बिटवीन नहीं हुआ है, जजमेंट आ चुकी थी, ठीक है। प्रोहिबिशन कब होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऑथराइजेशंस नहीं होते इस पर्टिकुलर छोटे कोर्ट को, क्योंकि सारी पावर्स नहीं होती है छोटे कोर्ट्स के पास, सो अगर उस जुरिस्डिक्शन में वो नहीं आता है, ऑथराइजेशन नहीं है, उस केस में ये होता है कि इन बिटवीन ट्रांसफर हो। लास्ट आता है हमारा क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो जो है ये किस लिए होता है, जब भी कभी पर्सन जो है हम पूछते हैं ना बाय व्हाट अथॉरिटी, सो बेसिकली इफ अ पर्सन इज सिटिंग एट अ पोजिशन तो क्या वो एलिजिबल है उसके या नहीं है, बाय व्हाट अथॉरिटी, दिस इज क्यूओ वारंटो। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरी चीज पे, दैट इज जब भी कभी इमरजेंसी लगती है, इमरजेंसी के टाइम पे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन इसमें से दो ऐसे हैं जो बिल्कुल कभी भी सस्पेंड नहीं होते, दैट इज 20 और 21। जल्दी बताओ 20 और 21 कौन सा होता है। इट इज कन्विक्शन फॉर एनी ऑफ द ऑफेंसेस और लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की प्रोटेक्शन, है ना। सो ये 20 और 21। उसके बाद आता है कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि 14 से लेकर 32 बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन इसमें से 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो पांच है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास है, इनमें से कोई भी फॉरेनर्स जो हैं उनको नहीं है प्रोवाइडेड, ठीक है। सो 14, 17, 18, 20, 21 ये सारे फॉरेनर्स को हैं प्रोवाइडेड, ठीक है। तो एक बार जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 दैट इज डिस्क्रिमिनेशन की अगर मैं बात करूं, चाहे वो रिलीजन बेस्ड है, रेस, कास्ट एक्सेट्रा, तो वो वाला इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उन्हें नहीं मिलेगी, ये आपका आर्टिकल नंबर 16 है। 19 जिसके अंदर 6 राइट्स मैंने आपको बताए थे वो भी नहीं दिए जाते हैं। उसके बाद आर्टिकल 29 जिसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर एक्सेट्रा को, माइनॉरिटीज़ के जितने भी होते हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, वो भी नहीं होता इनके लिए। और साथ साथ कोई भी मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा जो आर्टिकल 30 मैंने आपको बताया था वो भी इनके लिए अवेलेबल नहीं होता है। सो टेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, तो पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज पर टू एग्जाम में। जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्राइम मिनिस्टर के लिए हैं या फिर हेड ऑफ स्टेट के लिए हैं या फिर जो चेयरमैन होते हैं अपर हाउस में और लोअर हाउस में स्पीकर होते हैं उनके लिए। इसका एक आंसर है दैट इज जो आपका लोकसभा होती है सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। लोकसभा मतलब पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ना कि राज्यसभा और ना ही इसमें से और कोई ऑप्शन, ठीक है। याद रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कई बार हम सोचते हैं अच्छा मिनिस्टर है तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर का तो उनके ऊपर लाइक ही हैज़ टू फॉलो एवरीथिंग एज पर प्राइम मिनिस्टर, नो, दे आर रिस्पॉन्सिबल एट दिस प्लेस। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब देखो एज पर टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो सेशंस हैं हमारे पार्लियामेंट में वो सिर्फ 2 ही हैं, लेकिन एक्चुअली जो होते हैं दैट इज 3। द फर्स्ट वन इज बजट सेशन जिसके अंदर बजट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बजट कौन इंट्रोड्यूस करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। इस बार जो है कौन है, निर्मला सीतारमन है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरिम बजट आया है बिकॉज इस साल गवर्नमेंट चेंज होनी है, तो अगर गवर्नमेंट यही रही तो ऑफकोर्स दे विल फॉलो सम थिंग्स, एड अप फ्यू मोर थिंग्स एंड बजट अकॉर्डिंगली चलेगा। लेकिन अगर चेंज हो जाती है गवर्नमेंट तो ऑफकोर्स थिंग्स चेंज, है ना। उसके बाद आ जाता है मॉनसून सेशन, ये जुलाई से सितंबर के बीच में होता है और इसमें मेजरली कि पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोगों के हित में क्या क्या काम किया जा सकता है दैट इज डिस्कस्ड। विंटर सेशन जो होता है सबसे छोटा सेशन होता है दिसंबर जनवरी के अराउंड, इट इज दैट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट क्या काम करता है। लेजिस्लेटिव फंक्शन मतलब लॉ जो है वो बनाता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव मतलब ये जो लॉ थे उसको क्या करवाता है, इम्प्लीमेंट भी कराता है इन लॉज को, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल फंक्शन जैसे आपने देखा अभी यहाँ पे क्या था, बजट का डिस्कशन हुआ, ठीक है। कैग की कुछ रिपोर्ट्स आई,
तो ये सारी चीजें फाइनेंशियल फंक्शंस के नीचे आती है। फिर आता है इलेक्टोरल फंक्शंस, ठीक है, इलेक्ट करना। फिर पावर ऑफ रिमूवल की अगर बात करें, जैसे कि प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या वाइस प्रेसिडेंट को करना है एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं अमेंडमेंट, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, पूछा गया है कि फॉर्मेशन ऑफ कमीशन एज पर टू द सीक्वेंस हमें लगानी है। तो सबसे पहले जो बना था, क्या बना था, 5 ईयर प्लान के लिए प्लानिंग कमीशन की हमें क्या क्या करना है, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन, फिर फाइनेंस कमीशन और फिर इन्वेस्टमेंट कमीशन, ठीक है, याद रखना। अब आ जाते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पे। सो इसके आर्टिकल्स काफी ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि फाइनेंस कमीशन कम्स अंडर व्हाट, 280 आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन 324, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको मैं मार्क कर देती हूँ, ठीक है। देन कैग ऑल्सो इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, लाइक आई फील दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात आती है, डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्लीज ट्राई एंड रिमेंबर देयर आर्टिकल्स। इसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू सी क्वेश्चंस। सेम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की भी बात होती है, ठीक है। उसके बाद पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके साथ साथ आपको प्रियम्बल, वो भी थोड़े ज़रूरी हैं, विल डिस्कस अबाउट दैट टू। बट उससे पहले देखिए, आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, इलेक्शन कमीशन जो होता है एंड ये आपका स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, इसकी बात होती है, तो अपॉइंटमेंट्स यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वेयर एज स्टेट में गवर्नर करते हैं। कैग की बात करें, इनको ओथ भी दिलाते हैं प्रेसिडेंट और इनको अपॉइंट भी वही करते हैं। यूपीएससी में प्रेसिडेंट करते हैं, वेयर एज एसपीएससी में गवर्नर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बहुत जरूरी है, दैट इज इसमें एसपीएससी वाला जो केस है ना, यहाँ पे क्या होता है कि अपॉइंट तो गवर्नर करते हैं, लेकिन अगर इसे रिमूव करना है तो वो कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिमूवल अगर आप यहाँ देखेंगे, दैट इज प्रेसिडेंट ओनली, प्रेसिडेंट ओनली। यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट ही है, गवर्नर नहीं है। बच्चे बहुत बार मिस्टेक करते हैं, सो दैट्स व्हाई इसको स्पेशली मार्क किया हुआ है। कैग की बात करते हैं, दिस ये भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज पे। तो 1976 जो है उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी फॉर द सिटीजन्स टू फॉलो इट, और ये सरदार जो स्वरण सिंह कमेटी थी उसके एडवाइस या रिकमेंडेशन पे ये एड अप हुई थी, ठीक है। अब इसमें जो है टोटल एज पर टू 51 आर्टिकल 51A हमारे पास कितनी है, टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। ये पार्ट 4A में है कॉन्स्टिट्यूशन के, ओके। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि 1976 वाला कौन सा है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। अब इसमें से जो आंसर है दैट इज डी, ये जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। ये तो देखो आपको याद ही करने हैं। अब देखो, याद करने का छोटा सा तरीका बता देती हूँ मैं, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। अच्छा, ये सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एजुकेशन जो है चाइल्ड को प्रोवाइड करनी है 6 से 14 ईयर्स तक। ये जो है 86th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये एड अप हुआ था इन फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखो ताजमहल से याद रखने की कोशिश करना कि हमें अपने इमारतों को सही सुथरा साफ रखना है, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी जितनी भी है हमारे देश की, उनको हमें बचाना है। ऐसा नहीं है कि धरना दिया तो मेट्रो का जो है वो तोड़ दिया आपने शीशा, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद हमारे देश की सॉवरेनिटी, की हमारा देश जो है सॉवरन, यूनाइट रहे, इंटेग्रिटी, ये सब मेंटेन करना, ताज से याद रखने की कोशिश करना। उसके बाद, और आज आपसे अगर बोला जाए कि देश जो है इट इज़ अंडर वॉर, तो आप जाके हेल्प करेंगे कि नहीं, तो उस कंडीशन में कॉल फॉर नेशन सर्विस जब भी हो आप जाएं। उसके बाद जैसे कि अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना, दैट इज़ देयर। उसके बाद अपने नोबल आइडियाज़ जो भी हैं, फ्रीडम स्ट्रगल को है, उस चीज़ को अप्रिशिएट करना, फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है, नेशनल एंथम को आपको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद पीस, ब्रदरहुड, ये सब कुछ आपको एक दूसरे के अमंगस्ट फैलाना है, ओके। फिर आते हैं हम लोग स्पेसिफिकली लेक्स, फॉरेस्ट, रिवर, जितनी भी हमारे देश की ब्यूटी को शो करती है हमारे देश को, उसको प्रोटेक्ट करना, ओके। उसके बाद नेशन आगे आगे बढ़ता रहे, उस एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव करना। आई होप आपको ये सारे साथ साथ याद हो गए होंगे, राइट। इसके बाद कभी कभी शेड्यूल्स भी काफ़ी ज़्यादा पूछ ले जाते हैं, जैसे कि ओथ जो है कौन से 3rd शेड्यूल के अंदर है, 4th शेड्यूल के अंदर राज्यसभा की सीट एलोकेशन है। अगर मैं आपसे शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब की बात करूँ, उसकी कंट्रोल जो है 5th वाले शेड्यूल में है। 6th वाला ये बहुत ज़रूरी है, ये इसको मैंने ना तामेमी से याद किया हुआ है, ता में
मी, ठीक है. तामीमी stands for what? T stands for your Tripura, A stands for Assam, ME stands for Meghalaya, MI stands for Mizoram. ठीक है, याद रखने की कोशिश करना. सो जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं ऑफ दी स्टेट्स. उसके बाद 7th शेड्यूल में आती है लिस्ट. 8th बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके अंदर क्या आती है, लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस कितनी हैं? सो वी हैव 22 लैंग्वेजेस. इनिशियली में सिर्फ 14 लैंग्वेजेस ही थी, ठीक है. 9th शेड्यूल में क्या आते हैं, एक्ट्स, रेगुलेशन आते हैं. एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन आपने काफ़ी सुना होगा, है ना, ताकि गया राम आया राम वाला आपने शायद सुना होगा, है ना, वो 10th शेड्यूल के अंदर आता है. फिर 11th शेड्यूल जो है दैट इज़ रिलेटेड टू PRIs, है ना, दैट इज़ पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशंस हैं. और 12th आपका म्यूनसिपैलिटीज़. सो म्यूनसिपैलिटीज़ कब हुआ था? 1992 में ऐड हुआ था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर, है ना. 1992 में 74th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग ये ऐड हुआ था. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ऐसा नहीं है कि हमने खुद का आइडिया लगाया था, कुछ कुछ चीज़ें हमने इधर उधर से ली हैं. जैसे अगर मैं आपसे बात करूँ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इन सब से हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ली हैं. ब्रिटिश अगर हम बात करें, इनसे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पिक की. इसके साथ साथ सिंगल सिटीजनशिप की. हमारा जो सिटीजनशिप होगी वो सिंगल होगी, ऐसा नहीं है कि स्टेट की भी हमारी अलग से सिटीजनशिप होगी, ठीक है. जैसे कि देखा कहाँ जाता है, US में देखा जाता है. बाय कार्मलिज्म, ये सब हमने कहाँ से लिया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से. वेयर एज US से हमने क्या क्या लिया है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं इनसे, ठीक है. जुडिशियल रिव्यू का हम अगर देखें तो वो भी इनसे ही लिया है हमने. प्रेसिडेंट को अगर हमें रिमूव करना है, इम्पीच करना है, तो वो भी यहाँ से लिया है. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, उनकी पोस्ट, वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज ऑल टेकन फ्रॉम देम. उसके बाद आ जाते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने इनसे क्या लिया है, DPSP जो है दैट इज टेकन फ्रॉम देयर. उसके बाद कनाडा. कनाडा जो है, इसमें क्या है कि जो फेडरेशन है इसका सेंटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेयर एज जो रेजिडरी पावर्स हैं वो और भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. सो स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है वो हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट जो हम लोगों ने उनसे पिक की है. ओके फिर सोवियत यूनियन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने उधर से पिक आउट की हैं. उसके बाद अच्छा एक और चीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो क्या कुछ होगा, येस, पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स टू फॉलो इट. आपके ऊपर कुछ ना कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है. ओके उसके बाद जैसे अगर मैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, उनसे आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और क्या कहते हैं, फ्रेटर्निटी, जो प्रियम्बल था, है ना, प्रियम्बल में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों की तीनों चीज़ें हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं. ओके उसके बाद जो अगर मैं अमेंडमेंट्स की बात करूं तो अमेंडमेंट वाला सेक्शन हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके सो दीज आर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्लीज इसे याद रखना है आपको. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, अब हम थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ स्किप करते हैं बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है जो शॉर्ट पता है हमें, जैसे रॉक्स, ठीक है. सो रॉक्स में जो फर्स्ट वाला इट्स अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमें इसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है. सो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, दैट इज दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रेशर एंड हीटिंग. ये बिल्कुल सही है, ये बहुत ज़्यादा नीचे डीपली बरिड हो जाती है अर्थ में, एंड वहाँ पे काफ़ी हीट लगती है, काफ़ी प्रेशर लगता है इनके ऊपर, जैसे कि स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, नेसेस, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक के. तो इसके हिसाब से फर्स्ट और थर्ड तो बिल्कुल सही होगी स्टेटमेंट, है ना. फिर आ जाते हैं हम लोग डिस्पाइट द मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जब कभी भी रॉक जो होती है इट अंडरगो सम चेंजेस, ऑल्ट्रेशन आती है बिकॉज ऑफ उसकी डेप्थ में, वो जो बिल्कुल गरम गरम रॉक्स के आसपास होती है, तो उसके जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स हैं और जो भी प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल अनऑल्टर्ड रहती है. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. आप लोग सब जानते हैं इतना हाई प्रेशर, इतनी ज़्यादा गर्माहट होगी तो क्या होगा, उसमें ऑफकोर्स केमिकली जो है कुछ ना कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना. सो ऑफकोर्स ये मोल्टन कन्वर्जन नहीं होता, जैसे इग्नियस रॉक्स जो होती हैं बिल्कुल ही पिघल जाती है, ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इसमें केमिकल चेंजेस आते हैं. सो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 3. सो आंसर विल बी सी.
आपको पता होनी चाहिए और भी टाइप ऑफ रॉक्स, ठीक है, आपको सबके नाम पता होने चाहिए। सोपस्टोन, क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आता है कि ना शिट्स जो है वो किस टाइप का स्टोन है, या फिर क्वार्ट्जाइट किस टाइप का है, फिर बोल देंगे ऑड वन आउट, जैसे आपको 3 यहाँ के एग्जाम्पल दे दिए, एक आपको बेसॉल्ट दे दिया, तो उसमें ऑड वन कौन सा हो जाएगा, इग्नियस हो जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। और एक और चीज़, कभी भी अगर ऐसा आता है कि कौन सी ऐसी रॉक है जो प्रेशर अंडर प्रेशर बनती है और उसमें जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो लेयर की फॉर्म में मतलब अरेंज हो जाते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक्स क्या होती है, जो बिल्कुल मोल्टन पिघली हुई रॉक्स होती है, बाद में सॉलिडिफाई होती है, कूल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और ये इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों होती हैं, ठीक है। अंदर जो मतलब अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती है, अंदर ही बनती है, दे आर नोन एज इंट्रूसिव या फिर प्लूटोनिक वंस, ठीक है। और जो आउटसाइड द अर्थ सर्फेस आके वो कंपैरेटिवली, जैसे आपने देखा होगा ना वोल्केनिक इरप्शन की वजह से पूरा बाहर मैग्मा आया एंड तब वो जाके ठंडा हुआ, इन दैट केस इट्स नोन एज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री कौन सी है, जो कि एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स ऑर्गेनिक मटेरियल से बनती है, जैसे कि डोलोमाइट, ठीक है, ऑयल शेल, ठीक है, शर्ट, टफ, ये सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ओके, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लिया है, ठीक है। क्लाउड्स आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कि ये जो है आपका लो सीलिंग, मतलब नीचे की तरफ होता है, ठीक है, कंपेरेटिवली डाउन। देन आता है ये मिडिल रेंज, यहाँ पे सेंटर में कहीं पे होते हैं, एंड उसके बाद बिल्कुल बहुत ही ऊपर दैट इज हाईएस्ट, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चलता है, वो वाला एरिया, ठीक है। सो लेट्स सी द क्लाउड्स। फर्स्ट आ जाता है क्यूमुलस। क्यूमुलस मतलब बिल्कुल नॉर्मली जो अवेलेबल हमारे पास क्लाउड्स होते हैं, जो हम नीचे से देख पाते हैं, ठीक है, वो होते हैं क्यूमुलस, कॉटन बॉल की तरह नजर आते हैं, पफी नजर आते हैं, है ना। उसके बाद आता है क्यूमुलो निम्बस। ये क्या होते हैं, बहुत बड़े डार्क बेस वाले होते हैं लार्ज क्लाउड्स, एंड दीज आर यूजुअली रेनफॉल वाले क्लाउड्स, है ना, रेन आने वाली एटसेट्रा, रेनफॉल वाले क्लाउड्स हैं। फिर आ जाते हैं हम स्ट्रैटो क्यूमुलस। अब आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, स्ट्रैटो स्टैंड्स फॉर लेयर्स, है ना। तो स्ट्रैटोक्यूमुलस मतलब जो लेयर्स में प्रेजेंट हो, पफी होते हैं, इरेगुलर स्पेस होते हैं, देख सकते हैं ना आप यहाँ पे। सो दिस इज द वन। फिर आ जाता है हमारा स्ट्रैटस। स्ट्रैटस अगेन, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये फॉग क्लाउड्स होते हैं, डायरेक्टली यही आता है कि इसमें से फॉग क्लाउड कौन सा है, ठीक है। इसकी कंसिस्टेंट कवरेज होती है स्ट्रैटोक्यूमुलस और स्ट्रैटस में, सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें कंसिस्टेंटली कवरेज नहीं है, इसमें कंसिस्टेंटली कवरेज है, ठीक है। आप देख सकते हैं ना पूरा का पूरा वाइट है। उसके बाद आता है निम्बोस्ट्रैटस। ये वो थंडर स्टॉर्म वाले क्लाउड है, जब ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है बाहर, ग्लूमी सा वेदर हो गया है, डार्क ग्रे एकदम क्लाउड्स आ गए हैं, तो आता है निम्बोस्ट्रैटस, ठीक है। उसके बाद हम एल्टीट्यूड बढ़ाएंगे, हम थोड़ा ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर हमारे आते हैं लाइट ग्रे कंसिस्टेंट स्काई जो कवर कर रहे हैं, इसको हम एल्टोक्यूमुलस बोलते हैं। फिर एल्टोस्ट्रैटस, पफी, पैची, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस आपको नजर आएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फिर से आ जाते हैं ये वाला भी बहुत ज़रूरी है। इसमें साइरस आप ऐसे याद रखेंगे, ये आइस क्रिस्टल्स की अगर कभी भी बात आए तो उसमें आएगा साइरस, ठीक है। फिर आता है साइरोस्ट्रैटस। साइरोस्ट्रैटस जो होता है ग्रे और वाइट, अगर बड़े बड़े क्लाउड्स की बात करें तो साइरोस्ट्रैटस। उसके बाद सिरोक्यूमुलस। सिरोक्यूमुलस जो है ये पफी, पैची, फिर से वेव लाइक, जैसे आपने यहाँ पे भी स्ट्रैटोक्यूमुलस में भी देखा था ना वेव लाइक, तो वेव लाइक होते हैं। आई होप क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। साइरस, साइरस कौन सा था, जल्दी बताओ। मैंने बोला था तुम्हें साइरस और सिर्फ आइस का आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्यूमुलस पे। क्यूमुलस कौन से थे, बिल्कुल अच्छा अच्छा मौसम चल रहा है, फेयर वेदर क्लाउड्स हैं आपके, है ना। उसके बाद आ जाता है निम्बोस्ट्रैटस। निम्बोस्ट्रैटस मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टॉर्म आने वाला है, ठंडा स्टॉर्म आने वाला है, तो स्टॉर्म क्लाउड्स। स्ट्रैटस, स्ट्रैटस वाला कौन सा हो गया आपका, इट इज हाई फॉग। जहां पर भी फॉग वाला वर्ड था मैंने आपको बोला था, इफ यू रिमेंबर, है ना, देखो फॉग वाला स्ट्रैटस याद हो जाएगा। जस्ट आपको ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो मैंने आपको याद कराए हैं, बस ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को पक्का से मिलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग इन हियर, दैट इज आइलैंड्स। ऑलरेडी मैं आप लोगों को 100 करंट अफेयर्स में कवर करा चुकी हूँ अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स। प्लीज उसे अच्छे से करना, स्टैटिक एंड करंट दोनों कवर्ड है। वाई, बिकॉज इतने ज्यादा क्वेश्चन, ये देख लो यार, सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, सो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स किसके पास है, अंडमान के पास है, ध्यान रखना। उसके बाद कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि माउंट होलियर, ये मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। उसके बाद 10 डिग्री चैनल अभी मैं आपको बताती हूँ। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर मैं बात करूँ, जिसमें आइलैंड है विद एस्चुरीज, बीचेस, कोरल्स, ये कौन सा है,
गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि जो अपना IST है वही फॉलो करते हैं लक्षद्वीप एंड अंडमान या फिर अलग है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पूरे देश में चाहे वो अंडमान हो चाहे कुछ भी हो, IST दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ही फॉलो किया जाता है। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आपको यहाँ पर सिर्फ ये पता होना चाहिए नॉर्थ अंडमान, ये वाला जो है मिडिल, और फिर ये सबसे लोएस्ट वाला। ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में ये जो चैनल है इसको हम क्या बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल बोलते हैं। हमारा 10 डिग्री चैनल या तो लिटिल अंडमान या कार निकोबार को डिवाइड करता है, या फिर पूरे के पूरे अंडमान को निकोबार आइलैंड से डिवाइड करता है। ओके, फिर लक्षद्वीप पे बात करें अगर हम, एंड्रिट जो है ये सबसे बड़े वाला आइलैंड जो है दैट इज एंड्रिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिवीजन देखेंगे, जैसे वहाँ पे 10 डिग्री था, या 9 और 8 डिग्री है। सो 9 और 8 डिग्री क्या क्या डिवाइड करता है, 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को किससे अलग करता है, कावरती से अलग करता है। ठीक है, वेयर एज 8 डिग्री चैनल का क्या काम है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करना। इस साइड में मालदीव्स है, ठीक है, आपको मतलब इस साइड में ऑफकोर्स मालदीव्स है, सो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन और उसके नाम, बहुत ज्यादा जरूरी है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ रखा है, जैसे मिल्पा और लडांग जो है ये क्या है, दिस इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वी ऑल नो अबाउट इट। सो देखिए इसके नाम देख लेते हैं एक बार, मिल्पा, लडांग, कुनुकू, रोका, चेना, ये सारे नाम हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। सेम चीज अगर मैं इंडिया में बात करूं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कि झूम कल्टीवेशन है ना, पोडू, या फिर खी, वेरे या वॉल्ट्रे, उसके बाद पमादाबी, पोमलो, बेवार, कुमारी। सो दीज आर डिफरेंट नेम्स दैट आर गिवन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, फिर एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ नेम्स। ठीक है, जितने भी साइक्लोन्स एक्सेट्रा होते हैं इनका नाम एज पर टू द प्लेस चेंज हो जाता है। जैसे कि साइक्लोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं हमारे यहाँ, है ना। उसके बाद साइक्लोन को हरिकेन कहाँ पर बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं एटलांटिक ओशन में। टाइफून्स कहाँ पर बोलते हैं, टाइफून बोलते हैं आपके साउथ चाइना सी में। और विली विली कहाँ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। सो ये जो नेम्स है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी मैंने आपको करंट अफेयर्स में कवर करा रखे हैं ऑलरेडी। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज कोपन क्लाइमेट। कोपन क्लाइमेट ऐसा है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है एंड आजकल तो बहुत कॉमनली वी कैन सी इट। ठीक है, मैं आपको याद करने का तरीका बताती जाऊंगी, सो प्लीज़ मेक श्योर आप उसे समझ के मैप के थ्रू एंड एग्जाम में अप्लाई कर सके। सो ई मतलब ठंड वाली चीज़ है ना, ई दिस इज बेसिकली द एरिया जहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि इवन ड्यूरिंग गर्मी 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर होता है। ठीक है, हॉटेस्ट मंथ में भी। तो ई जो है, ई ठंड लग रही है, उस तरीके से याद रखेंगे हम लोग। तो ये पोलर रीजन की बात हो रही है, जम्मू एंड कश्मीर और ये आपका हिमाचल प्रदेश, कैन यू सी दिस एरिया। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड की, तो ये ET वाला जो रीजन है उसमें आता है। ठीक है, दोनों याद हो गए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे DFC। ठीक है, DFC को आप कैसे याद रख सकते हैं, दाफला हिल्स है ना, DF दाफला हिल्स। दाफला हिल्स कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश की तरफ है, राइट। सो ये जो DFC वाला रीजन है ये आता है आपका नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन, जिसमें आंध्र प्रदेश है, सिक्किम है और आपका थोड़ा सा जो है असम है। सिक्किम आप देख सकते हैं, थोड़ा सा असम का पोर्शन है। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, DFC। अब बात करेंगे CWG। CWG देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे, दिल्ली की तरफ हुए थे, है ना। सो कॉमनवेल्थ गेम्स जो है हमारे यहाँ पर कैसा टेम्परेचर रहता है, यहाँ रहता है मॉनसून टाइप टेम्परेचर रहता है विद वेरी ड्राई विंटर्स। ओके, सो CWG पूरा तो आपका गंगा का प्लेन जो है दैट इज UP है ना, आपका छोटा सा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो इज कमिंग इन। उसके बाद ईस्टर्न पार्ट ऑफ आपका राजस्थान भी आ रहा है, यहाँ पे आपका असम वाला पोर्शन भी आ रहा है, थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट का पार्ट भी आ रहा है, एंड थोड़ा बहुत आपका क्या कहते हैं बंगाल वाला रीजन भी आ रहा है। सो CWG में आपके ये सारे रीजन कवर हो जाते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज BWHW। देखो बी से आपको, जैसे मैंने ई से बताया था कि आपको कोल्ड याद रखना है, बी से आपको याद रखना है कि गर्म चीज की बात हो रही है, गर्मी। ठीक है, BWHW तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान जो है दैट इज ये वाला जो सेक्शन है, यहां पर क्या होता है BWHW दैट इज एकदम हॉट डेजर्ट टाइप जो फील आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, दैट इज BWHW। कहाँ पर है ये, वेस्टर्न राजस्थान में है। BSHW मतलब कंपेरेटिवली शैडोड रीजन है ये। ठीक है, कौन कौन सा, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट आता है यहाँ पे, यू कैन सी है ना, राजस्थान वाला पोर्शन, थोड़ा बहुत आपका गुजरात वाला एरिया है, थोड़ा बहुत आपका हरियाणा वाला एरिया है। ठीक है, सो ये तीनों रीजन जो है इसमें है, सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट।
उसके बाद BSHW में आपको एक चीज़ का याद रखना है कि इसका रेन शैडो एरिया में भी, इवन ये आप देख सकते हैं यहाँ रेन शैडो एरिया जो है यहाँ पर भी ये आता है। विच रेन शैडो एरिया एम आई टॉकिंग अबाउट? वेस्टर्न घाट्स का रेन शैडो एरिया, जहाँ पे रेन नहीं होती है, स्पिल्स नहीं होती हैं। ओके, और यहाँ पे किस तरीके का देखा जाता है, यहाँ पे स्टेपे काइंड ऑफ टेम्परेचर एंड जो जो भी स्टेपेज में हम देखते हैं ना, ग्रासलैंड जो होते हैं, उस टाइप की चीज़ें यहाँ देखी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग AW मतलब आओ वेस्ट बंगाल चलें, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो ये जो है पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि इसमें कोरोमंडल और मालाबार कोस्ट जो हैं ये दोनों की दोनों इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि AMW ये वाला वो रीजन है जहाँ पे मॉनसून टाइप है विद शॉर्ट ड्राई विंटर सीजन। सो AMW कौन सा है, जैसे कि साउथ ऑफ बॉम्बे और आपका जो वेस्टर्न शोर है। वेयर एज एस स्टैंड्स फॉर आंध्रा साइड चलते हैं, आंध्रा साइड चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर AMW में क्या था, केरला था आपका, मुंबई वाला रीजन था, है ना। सो आंध्रा साइड चलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कोस्टल तमिलनाडु है, बॉर्डरिंग साइड ऑफ आंध्र प्रदेश है। सो आपको याद रखना है। ओके, आई होप आपको ये सारे याद हो गए होंगे। नाउ कमिंग टू अ क्वेश्चन, ये ना स्टेट PCS में पूछा गया था। सो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि कॉपन क्लासिफिकेशन जो है, आप बताइए अगर जो एरिया है उसमें नॉर्थ ऑफ वेस्ट बंगाल भी आना चाहिए और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो भी आना चाहिए। तो मैं CWG सोच सकती थी अगर सिर्फ ये लोग क्या बोलते हैं कि बंगाल आना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज यहाँ पे आपका नॉर्थ ईस्ट और बंगाल दोनों कवर हो जाता है। लेकिन AW में सिर्फ और सिर्फ आपका बंगाल कवर्ड है, DFC में सिर्फ आपका नॉर्थ ईस्ट कवर है, तो ये तो नहीं होंगे। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज CWG। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब जल्दी से आप मुझे इसका आंसर नीचे कमेंट करो। इसमें क्या पूछा है, वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान पूछा है। बहुत ईजी है ये करना। आई एम प्रीटी श्योर अब तुम्हारा एक भी क्वेश्चन इसमें से अटकेगा नहीं एंड आपको चीज भी याद हो गई होंगी। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉइल, दैट इज ये सोल वाले जो क्वेश्चंस आप लोगों ने काफी देखे होंगे, एंटी सोल, इंसेप्टी सोल, हिस्टोसोल। ये क्वेश्चन आप 2 मिनट में भी आंसर करने वाले हो खुद से, ठीक है। देखो, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना, जैसे हमारे यहाँ एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल होती है, इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी खुद की टेक्सोनॉमी निकाली हुई है और इन्हीं को वो एंटी सोल्स, वर्टिसोल्स के नाम से बुलाते हैं। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट जैसे कि बिल्कुल सलीन एंड एल्कलाइन सॉइल, जैसे कि जो हमारे यहाँ डिजर्ट्स में मिलती है, तो वो कौन सी होगी, एरिड। एरिड मतलब बिल्कुल पानी निकला हुआ है उसका, सो एरिडो सॉइल्स। ओके, प्रेरीज वगैरह में ये क्या थे, ग्रासलैंड्स होते हैं, है ना। सो वहां पे कौन सी होती है, लीच सॉइल, बिल्कुल उसके सारे मिनरल्स वगैरह, पानी बहुत ज्यादा रहता था उस वजह से निकल गया है। तो इनके आपको नाम याद होने चाहिए और इनकी आपको क्वालिटीज याद होनी चाहिए, जैसे कि ऑर्गेनिक सॉइल कौन सी है, डीपली वेदर्ड कौन सी है, ठीक है, लीच्ड एसिड सॉइल कौन सी है, मिनरल सॉइल कौन सी है। सो दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो ये देख लेना एंड इसके हिसाब से ही ये क्वेश्चन होगा। एंड नाउ यू कैन सी सेम जो चीजें हैं यहाँ पर गिवन है जो मैंने भी आपको यहाँ पे बताई। सो नथिंग मोर देन दिस टेबल इज व्हाट यू नीड। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपकी एलुवियल सॉइल है ना। एलुवियल सॉइल जो है इसमें क्या होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, फॉस्फोरस कंपैरेटिवली कम होता है, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक तो आपकी होती है खादर जो कि बिल्कुल नई नई बन के आई है, दूसरी होती है भांगर जो कि पुरानी है थोड़ी, और यहाँ पे कंकर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग ब्लैक सॉइल पे। ब्लैक सॉइल क्या होती है, ये कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। क्यों, बिकॉज ये खुद को फ्लो कर सकती है, सेल्फ फ्लो। कैसे, जब भी ये वेट होती है तो उस टाइम पे तो अच्छा खासा ये वेट, मतलब इट इज़ इन अ गुड स्वेल अप स्टेट। उसके बाद जैसे ही श्रिंक होती है, ड्राई होती है, उसकी वजह से इसमें क्या आने शुरू हो जाते हैं, क्रैक्स। तो दिस इज द वे इट सेल्फ फ्लोज इट सेल्फ। वेयर एज अगर हम कॉटन कल्टीवेशन की बात करते हैं, इसको प्रॉपर ड्रेनेज की जरूरत है, तो वो इसको प्रोवाइड करता है। उसके बाद बात करें इसके कंटेंट की, इसमें लाइम, आयरन, मैग्नीशिया, एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें कमी किस चीज़ की होती है, नाइट्रोजन कम होता है, फॉस्फोरस कम होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपैरेटिवली कम होते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से मैप देख के मुझे बताओ कौन कौन से स्टेट होंगे जहाँ ब्लैक सॉइल होती है। उसके बाद मार्ची सॉइल, मतलब दलदल वाली जो सॉइल है, ओके। उसके बाद आ जाते हैं रेड सॉइल। ये यूजुअली कैसे बनती है, ये क्रिस्टलाइन जितनी भी इग्नियस रॉक्स हैं उससे बनती है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ ग्रेनाइट है, उससे ये बनती है, ठीक है। इसके अंदर जो रेड कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, आयरन ऑक्साइड्स की वजह से इसमें रेड कलर देखने को मिलता है। ये कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे क्या क्या उगाया जाता है, मिलेट्स हुई या फिर कोई भी पल्सेस हुई या फिर कोई भी ग्राउंडनट हुई, ऑल ऑफ दोज आर
वो यहाँ पे उगाई जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं लिटराइट सॉइल पे। लिटराइट सॉइल की अगर मैं बात करूँ आपसे, दिस इज बेसिकली फाउंड एट अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो ये बिल्कुल लीच आउट हो चुकी होती है, मतलब इससे सारी प्रॉपर्टीज़ बाहर निकल चुकी होती हैं। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें फर्टिलिटी कम होती है और ये एसिडिक नेचर में होती है, सो दैट इज़ वाई इट्स नॉट वेरी गुड। तो इसके अंदर सिर्फ कौन कौन सी क्रॉप्स उग पाती हैं, जैसे कि टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, है ना, और कैशू नट्स। कैशू सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कैशू जो है वो इधर उग पाते हैं। सो प्लीज़ चेक आउट कहाँ पर ये आपकी लिटराइट सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। ये है, आपने यहाँ पे भी देखे होंगे ना बहुत सारे क्या है, चाय के बागान हैं, राइट। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। आई होप आपको ये सारे याद हो गए होंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, सो ग्रेविटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यू शुड नो अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फॉर्मूला। सो ग्रेविटेशन जो है किसके, ये आपका g, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मासेस और डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर, इस पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो ये बिल्कुल ठीक है। सम ऑफ मासेस इज रॉन्ग, ऐसा तो नहीं था ना m1 प्लस m2 था, नहीं, इट वाज m1 इनटू m2। तो ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, इस पे डिपेंडेंट नहीं है, ओके। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो मासेस पे कैसे डिपेंडेंट है या फिर डिस्टेंस पे कैसे डिपेंडेंट है। सो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप इस साइड लेके आए, दूसरी वाली साइड, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल क्या होती है, स्टोर्ड एनर्जी, जैसे कि मैंने पकड़ के रखा है ऐसे गुलेल को या फिर एरो को रखा, पानी जो था डैम में स्टोर्ड था, एप्पल पेड़ पे ही थे, नीचे नहीं गिरे थे, ये सारी स्टोर्ड एनर्जी है। पर जैसे ही स्टोर्ड एनर्जी जो है वो एकदम से, जैसे कि कोई चीज़ चलने लगती है तो स्टोर्ड एनर्जी यूज होने लग जाती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू भागने वाली शक्ति, दैट इज योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे कि प्लेन उड़ रहा है, साइक्लिस्ट जो है वो साइकिलिंग कर रहा है, कार चल रही है, दिस इज ऑल व्हाट, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग डायग्राम दिखाने वाली हूँ जहाँ से आपको सारी चीज़ें एक ही टाइम पे रिवाइज हो जाएगी। इसके अलावा 7 पेजेस की मैंने हिस्ट्री की पूरी मतलब कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड की हुई है टेलीग्राम पे, प्लीज़ मेक श्योर आप उसे अच्छे से पढ़ के जाएं, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स जो है पूछा गया, एंड दे आर सुपर सुपर स्मार्ट, सीरियस वाले, बिकॉज इसमें से 2 डेट्स ऐसे जो सिर्फ ईयर याद करके जाते हैं ना, उनके साथ होता है ये, 1919 और 1919, दोनों के दोनों। आप बताओ कौन सा पहले हुआ था, है ना। सो दिस वॉज 24th of Feb in 1919, ये 13 अप्रैल को हुआ था, ओके। फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह सभा किसने, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, और आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक वाज इन 1918। तो अब आप इसको आराम से क्रोनोलॉजिकली असेंबल कर सकते हैं, राइट। अब देखो, इवेंट्स आपको ये सारे याद होने चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आपको डेट्स ना याद करके कौन सा पहले हुआ था उसके बाद क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी 85 में, उसके बाद मुस्लिम लीग स्प्लिट हुई, सूरत स्प्लिट हुई, ठीक है। मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स कब आए, ठीक है। उसके बाद गदर कॉन्स्पिरेसी, और जितने भी ऐसे वाले हैं ना, जैसे कि जहाँ स्ट्राइक्स हुए हैं, खेड़ा सत्याग्रह, दीज आर द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, ओके। या फिर कोई कमीशन आया था, जैसे साइमन कमीशन कब आया था, लाहौर सेशन कब हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। सो यू शुड नो इट कि इसमें पहले कौन सी चीज़ हुई थी और बाद में कौन सी चीज़ हुई थी, ओके। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम प्रीटी श्योर आप इसको अगर अच्छे से, बिकॉज दिस विल सर्व एज अ रिविजन नोट फॉर यू, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इवेंट्स को, तो एक बार जल्दी से यहाँ से रिवाइज कर लेना। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग नाउ, न्यूज़पेपर्स आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और ये मैं आपको ऑलरेडी DIY के फॉर्म में दे चुकी हूँ। इन केस आपने अभी तक DIY नहीं किया है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, और ये वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनको जल्दी से कंप्लीट करो कि ये न्यूज़पेपर किसने बनाए हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। हर बार न्यूज़पेपर एग्जाम में आते ही आते हैं, जैसे कि केसरी जो था ये किसका था, लाला लाजपत राय का, है ना। तो अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ट्रिब्यून जो है, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी, ओके। बंदे मातरम बिपिन चंद्रपाल, महात्मा गांधी जी का इंडियन ओपिनियन, ठीक है। नवजीवन महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट, दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंगाली बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, सो ये वाले आपको पता होने चाहिए। नेशनल हेरल्ड जो है दिस इज बाय जवाहरलाल नेहरू, जबकि BR अम्बेडकर का कौन सा है, मूक नायक। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दीज, एंड प्लीज ये DIY कंप्लीट कर लेना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट।
कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज अलॉयज और उसकी कॉम्पोजिशंस, ठीक है। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले बता देती हूँ, अदरवाइज तो बहुत ज़्यादा है। ब्रास, ब्रॉन्ज आपको करना है, जर्मन सिल्वर आपको करना है, गन मेटल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोल्जर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, निकल स्टील और स्टेनलेस स्टील ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक मैग्नीलियम भी कर लेना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी वाले हैं एंड इसके अलावा यू कैन काइंड ऑफ लीव देम, बट ये आपको याद 100% होने चाहिए। साथ साथ ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे कि एरोप्लेन्स हैं उसमें मैग्नीलियम क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज एरोप्लेन को क्या ज़रूरत है कि लाइट वेट हो, है ना। सो मैग्नीलियम बिकॉज इसमें एल्यूमिनियम भी यूज़ होता है साथ साथ, है ना। मंस मेटल किससे बना होता है, कॉपर और जिंक से बना होता है। गन मेटल में कितने 4 चीज़ें हैं, लेड, ठीक है, कॉपर है, जिंक है। उसके बाद बात करते हैं ब्रॉन्ज, कॉपर और टिन जो है दैट इज प्रेजेंट, कॉपर और जिंक यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज लेक्स। लेक्स जो है बहुत ज़रूरी हैं, ऑलरेडी मैं आपको करंट अफेयर्स में कवर करा चुकी हूँ। कुछ लेक जो नॉर्थ ईस्ट की हैं यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। मैं आपसे आज ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ ऑन टेलीग्राम एंड आपने आंसर दिया, सो शाउट आउट टू गौतम फॉर बीइंग सो रेगुलर, ओके। एंड टेलीग्राम पे मैंने 3 आपको मैप की सीरीज प्रोवाइड की है, प्लीज़ उन्हें अच्छे से कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, अच्छा एक और क्वेश्चन, ये तो चलो सारी आपने कर ली। इसके बाद गुरु डोंगमार लेक, गुरु डोंगमार लेक ये कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, जल्दी से आप आंसर करो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नाम पे। नाम क्या था, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये किस लिए था, आप जानते हैं कि उस टाइम पे बाईपोलर वर्ल्ड चल रहा था, कोई यूएसएसआर की तरफ था, कोई नहीं था, है ना। तो उस टाइम पे न्यूट्रल जो एक ग्रुप था उसका नाम था। इसकी फर्स्ट मीटिंग 1961 में हुई थी, कहाँ हुई थी, बेलग्रेड में हुई थी, ठीक है। नाम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है क्या, जल्दी बताओ, ठीक है। सो अब ये जो इसमें ना फॉर्मेटिव फेज में जो लीडर्स थे वे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कौन कौन थे इसमें, क्वामे निक्रुमा ये कहाँ के हैं, घाना के, ये भी प्रेजेंट थे, ठीक है। इसके बाद गमाल अब्दुल नसीर ये भी थे, ये कहाँ के, इजिप्ट। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू तो आप जानते ही हैं, इंडिया, है ना। उसके अलावा और भी थे, दैट इज़ जोसेफ ब्रोज टीटो, ये कहाँ के थे, ही वॉज फ्रॉम यूगोस्लोवाकिया। एंड एक और थे सुकर्णो, ये कहाँ से, इंडोनेशिया से। फिडेल कैस्ट्रो नहीं थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज डी। गॉट इट। तो नाम इस बार आने के चांसेस हैं। अभी इसकी मीटिंग भी हुई थी रिसेंटली कंडक्ट, वो भी चीज़ पूछी जा सकती है, उसकी थीम पूछी जा सकती है। ऑलरेडी करंट अफेयर्स में आपको कवर करा चुकी हूँ, ठीक है। सो विद दिस आई कवर योर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आई होप आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। मेक श्योर जितने भी टॉपिक्स आपको कवर कराए हैं आप उन्हें अच्छे से रिवाइज करके जाएं, ओके। एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज क्या पता आप दोनों साथ में अकेडमी जाओ आफ्टर गेटिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो। ऑल्सो अगर पेपर एज पर पैटर्न रहता है, यू विल सी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग रिपीटेड इन योर एग्जामिनेशन। सो एक बार जैसे एग्जाम खत्म होता है, प्लीज लेट मी नो हाउ मेनी क्वेश्चंस केम इन, हाउ वाज योर एग्जामिनेशन। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट व्हाट आर वी गोइंग टू डू नेक्स्ट, आपके करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी, 100 करंट अफेयर्स फॉर CDS 2 2024। Along with that, you also have to do physics, chemistry and biology. उसकी मैं separate videos लेके आऊँगी आपके लिए साइंस की। So अगर आपको पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, so please make sure that you go through those videos. And economics की बहुत amazing video as per to the recent pattern has been added on YouTube. Make sure उस वीडियो को कर लेना। Why? Because CAPF में कुछ certain type of questions जो है वो बार बार repeat हो रहे हैं, and I want to make sure those topics are covered when it comes to your examination, ठीक है। और GST में कुछ changes हैं अभी recently as per to the committee, there was certain meeting that has happened, तो वो चीज़ें मैं आपकी current affairs में cover कराऊंगी, okay। And the last thing I want to talk about here is that बिलीव मी यू वर्कड वे टू हार्ड, तुमने बहुत मेहनत की है, अब स्मार्ट वर्क करने का टाइम है। जस्ट रिवाइज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड जितनी मैं लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस डाल रही हूँ, मेक श्योर दैट यू कंप्लीट ईच एंड एवरी वन आउट ऑफ इट, एंड आई एम श्योर अबाउट वन थिंग, योर नेम विल बी इन दैट UPSC लिस्ट 100%।